नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अध्याय 441 वीर की प्रेमिका का आना। सिंघानिया ग्रुप देश में तेजी से तरक्की कर रहा था, एक शक्तिशाली ताकत बनकर उभर रहा था, लेकिन छिपे हुए दुश्मन अब भी बहुत खतरनाक थे। ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प, ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनियां वैश्विक स्तर पर दैत्य मानी जाती थीं। हर्षद और जयदीप ओबरॉय तो बस छोटी मछलियां थे, और हालांकि उन्हें देश में भारी नुकसान हुआ और अपने कारोबारी इलाके गंवाने पड़े, अगर इस बेइज्जती का हिसाब लिया गया तो सिंघानिया ग्रुप को आखिरकार एक बड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। यह एक ऐसा संकट था जिसे टाला नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो पहले से ही दिखाई दे रहा था, जिसका होना तय था। जो भी हो, देश में ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प के कारोबार के खत्म होने के साथ, कम से कम अभी के लिए, वे देश के इलाके में दखल देने में असमर्थ थे। वीर को इन दो बड़ी कंपनियों से मिलने वाली नफरत का साफ अंदाजा था, क्योंकि वह जानता था कि दिव्य वायु ब्यूरो और अल्ट्रा गॉज ब्यूरो दो खास संस्थाएं थीं। यह इन्हीं दो संस्थाओं की मदद से गुप्त ऑपरेशंस चलाकर ये दोनों बड़ी कंपनियां अपनी अपराजेय स्थिति बनाए रख सकती थीं और दुनिया भर में अपने एकाधिकार वाले कारोबार चला सकती थीं। संहारक के रूप में वीर जो कुछ भी जानता था वह बहुत महत्वपूर्ण था और उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस नज़रिए से इन दो बड़ी कंपनियों की ताकत आम लोगों की कल्पना से परे थी, और केवल वीर के पास ही इसका सही आकलन था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि जब ये दोनों कंपनियां निकट भविष्य में जवाबी हमला करेंगी तो वे निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। वीर भी रक्षात्मक उपायों के साथ तैयार था, उसके मन में कुछ खास विचार चल रहे थे। देश के भीतर, जहां विभिन्न ताकतें सिंघानिया ग्रुप के उदय के बारे में गपशप और अफवाहें फैला रही थीं, वीर और आन्या अपेक्षाकृत शांत बने रहे। एकाकी भेड़िया लड़ाका दल और दो बड़ी कंपनियों से निपटने के बाद आखिरकार उन्हें कुछ फुर्सत के दिन मिले थे, जो शांति और आनंद से बीत रहे थे, कई दिनों की लगातार व्यस्तता के बाद। एक सुबह नाश्ते के बाद वीर और आन्या बिल्डिंग की छत पर खड़े थे, एक दूसरे देश के विशाल दृश्यों को निहार रहे थे। पतझड़ का मौसम करीब आ रहा था और सुबह का आसमान असाधारण रूप से साफ था, हवा में एक ताजगी थी। वे दोनों धीमी आवाज में छोटी छोटी बातों पर बात कर रहे थे, जानबूझकर कारोबार की किसी भी बात से बच रहे थे, क्योंकि उसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक इसी समय फायर फीनिक्स उनसे मिलने आई और उन्होंने उसकी परछाई देखी। आन्या, जो फायर फीनिक्स से परिचित नहीं थी, थोड़ी हैरान हुई और अपनी नजरों के सामने खड़ी उस आकर्षक और कोमल महिला को देखकर धीरे से बोली, इस समय हमसे मिलने कोई गेस्ट तो नहीं आना चाहिए, है ना? हमारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स का काम तो तैयब सिद्दीकी संभाल रहे हैं। ये कहते हुए वह खुद ही चुप हो गई, क्योंकि उसने वीर के हाव भाव में एक हल्का सा बदलाव देखा था। हालांकि यह बहुत मामूली था, लेकिन उसने कुछ सुराग पकड़ लिए थे। वो यहाँ क्या कर रही है? वीर ने खुद से सवाल किया, इस बात पर हैरान था कि फायर फीनिक्स ने ये जगह कैसे ढूंढ ली। तुम उसे जानते हो? आन्या ने वीर की ओर देखकर कमजोर आवाज में पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूँ, वीर ने पुष्टि की, ये सोचते हुए कि उन्होंने एक साथ काफी लंबा समय बिताया था। तो चलो नीचे चलकर उनका स्वागत करते हैं और ठीक से मेहमान नवाजी करते हैं, आन्या ने बिना कुछ और सोचे सुझाव दिया। ठीक है, वीर ने धीरे से जवाब दिया और दोनों बिल्डिंग की छत से नीचे उतर गए। लिविंग रूम में फायर फीनिक्स एक जटिल दिल के साथ वीर और आन्या को देख रही थी। उसने पहले ही पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर ली थी कि उनकी मुलाकात के बाद से बहुत कुछ हो चुका था, जिसका उसने अच्छी तरह से विश्लेषण किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर ने उत्सुकता से पूछा। क्यों नहीं? क्या मैं नहीं आ सकती? फायर फीनिक्स आकर्षक रूप से मुस्कुराई, उसके शब्दों में छिपे हुए कई मतलब थे। वैसी बात नहीं है। वीर भी कुछ चिंतित था, उसे डर था कि फायर फीनिक्स का उसके इतने करीब होना मुसीबत खड़ी कर सकता है। हेलो, मैं आन्या सिंघानिया हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? आन्या ने बातचीत शुरू करते हुए फायर फीनिक्स से संपर्क किया। फायर फीनिक्स हल्के से मुस्कुराए और कहा, मैं फायर फीनिक्स हूँ। एक तरह से मैंने तुम्हारी सारी जानकारी पहले ही इकट्ठा कर ली है, इसलिए मैं तुम्हें जानती हूँ, हालांकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। परिचय के बाद फायर फीनिक्स ने पहले बोलना शुरू किया, मिस सिंघानिया, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? जरूर। आन्या ने वीर पर एक नजर डाली, फिर फायर फीनिक्स के पीछे एक कमरे में चली गई। वीर एक पल के लिए चौंक गया, फिर बस उनके पीछे चला गया, न तो दखल दिया और न ही कुछ बोला। दुष्यंती और नमिता में खलबली मच गई। क्या वो औरत हमारे रक्षक की लवा हो सकती है? उसे ढूंढने आए हैं? दुष्यंती ने हैरानी से कहा। मुझे लगता है कि वो पक्का लवा ही है।
जिस तरह से वो श्रीमान वीर को देख रही है वह बहुत अजीब है, नमिता ने टिप्पणी की। लेकिन अगर सोचा जाए तो उस औरत का श्रीमान वीर से पहले का नाता है। शायद श्रीमान वीर ने कुछ ऐसा किया है जो माफ करने लायक नहीं। इसके अलावा श्रीमान वीर प्रेसिडेंट आन्या को ज्यादा समय से नहीं जानते, तो इस हिसाब से प्रेसिडेंट आन्या ही थर्ड पार्टी हुई है ना। नमिता बेहद दुविधा में महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने एक बार वीर को रिझाने की एक साहसिक कोशिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ घटनाएं हुई थीं। अपनी भावनाओं और विचारों के कारण फायर फीनिक्स को देखकर वह खास तौर पर नाखुश थी। फायर फीनिक्स की सुंदरता और आभा की खुद से तुलना करते हुए उसे हीन महसूस हुआ, और उसने मन ही मन अरुचि के साथ कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। जाहिर है, उसके पास इतनी खूबसूरत महिला है, वो मेरी तरफ एक नज़र भी क्यों डालेगा। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि वो मर्द नहीं है। अब लगता है मेरा आकलन गलत था। हमारे रक्षक और प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा मत बोलो, दुष्यंती ने चेतावनी दी, नमिता को असंतोष से घूरते हुए। मैं सच कह रही हूँ। क्या तुम में से किसी को ऐसा शक नहीं हुआ? नमिता ने मासूमियत से जवाब दिया। औरतें होने के नाते क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि उस औरत की वीर की तरफ देखने वाली नज़र कितनी असामान्य है, गहरी नाराजगी से भरी हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बकवास मत करो, दुष्यंती ने दृढ़ता से मना कर दिया। हालांकि उनके दिलों में कुछ महिलाएं नमिता की बात से कुछ हद तक सहमत थीं। कहती कुछ हो और मतलब कुछ और होता है, नमिता ने धीरे से जवाब दिया। फिर नमिता ने गंभीरता से कहा, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस महिला की पहचान असाधारण है। मैं मुख्य रूप से देश में इंटेलिजेंस का काम संभालती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की स्थिति के बारे में पता है। कोई भी जो श्रीमान वीर को जानता है वह कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। इसे देखते हुए मेरा इंटेलिजेंस का काम अपर्याप्त है, क्योंकि मैं उसके बारे में जानकारी का एक टुकड़ा भी नहीं ढूंढ सकी। ये सच में बहुत अजीब है। नमिता की बातों ने दुष्यंती और दूसरों को रोक दिया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उन्होंने पूछा, कोई जानकारी नहीं मिली? यह नमिता की कोशिशों की कमी के कारण नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की पहचान उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी जानकारी मेरे लिए पूरी तरह से खाली है, नमिता ने गंभीरता से कहा। आखिर वो है कौन? पांचों महिलाएं अवाक रह गईं। जब महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थीं, वीर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि फायर फीनिक्स और आन्या क्या चर्चा कर रही होंगी, लेकिन उसने मान लिया कि यह कुछ बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगा। इस समझ के साथ वह काफी सहज महसूस कर रहा था। उस कमरे पर एक सरसरी नजर डालते हुए जहां आन्या और फायर फीनिक्स थी, वह संतोष से बैठ गया। उनकी निजी बातचीत को सुनने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। अध्याय 442, आन्या और फायर फीनिक्स की निजी बातचीत। आन्या सिंघानिया और फायर फीनिक्स एक दूसरे के सामने बैठी थीं। आन्या का आसन सुरुचिपूर्ण था, वह एक मजबूत महिला व्यवसायी के अपने ठंडे व्यवहार में वापस आ गई थी। उसे जानबूझकर कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से ऐसी ही थी, बस इस समय थोड़ी ज्यादा गंभीर थी। उसने महसूस किया, जिस तरह से वीर फायर फीनिक्स को और फायर फीनिक्स वीर को देख रही थी, कि उनके रिश्ते में सिर्फ जान पहचान से ज्यादा कुछ था। उन्होंने कहानियां और अनुभव साझा किए थे। यह महसूस करने के बाद उसके दिल में कुछ चिंता हुई। क्या ये हो सकता है कि वीर और फायर फीनिक्स के बीच सच में कुछ चल रहा था? इस बारे में चिंता न करना असंभव था, वह केवल ऐसी भावनाओं को छिपा सकती थी ताकि शांत और संयमित दिख सके। उसका एकमात्र डर यह था कि वीर उसे छोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी दुनिया ढह जाएगी, जिससे उसे बहुत चिंता हो रही थी। फायर फीनिक्स आराम से और लापरवाही से बैठी थी, उसकी आकर्षक सुंदरता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। जब वीर आन्या के साथ था, तब जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानने के बाद उसका आन्या सिंघानिया के बारे में एक दृष्टिकोण था। दयालु होने के अलावा आन्या में कोई उल्लेखनीय गुण नहीं लग रहे थे, ये देखते हुए कि कई उत्कृष्ट महिलाएं उसे रूप और हैसियत दोनों में आसानी से पीछे छोड़ सकती थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वीर आन्या के साथ क्यों था, खासकर जब उनका रिश्ता अप्रत्याशित रूप से अच्छा था। मिस फायर फीनिक्स, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आन्या ने पहले सावधानी से बात की। बेझिझक पूछो, जहाँ तक मेरे जवाब देने की बात है, ये सवाल की प्रकृति पर निर्भर करता है, फायर फीनिक्स ने सीधे सीधे जवाब दिया। क्या आपका नाम फायर फीनिक्स है, या यह एक उपनाम है? आन्या ने हल्के से पूछा। एक उपनाम, फायर फीनिक्स ने इस मामले में बिना किसी छिपाव के सच्चाई से जवाब दिया। उसने सोचा था कि आन्या सबसे ज्यादा वीर के साथ उसके रिश्ते के बारे में जानना चाहेगी, लेकिन ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे से जोड़ा, मेरा कोई असली नाम नहीं है, यहाँ तक कि यह उपनाम भी कुछ समय पहले मैंने खुद ही चुना था। ओह, समझ गई। आन्या इससे बहुत कुछ समझ गई। केवल एक उपनाम और कोई असली नाम न होना स्पष्ट रूप से अंडरवर्ल्ड के किसी व्यक्ति की ओर इशारा करता था, जहां एक उपनाम किसी विशेष व्यक्ति की पहचान बता सकता था। ठीक दुष्यंती और दूसरों की तरह, जब उन्हें याद नहीं था कि वे कौन थीं, तो क्या वे सभी रक्त गुलाब के की सदस्य नहीं थीं?
फायर फीनिक्स स्वाभाविक रूप से समझ गई कि आन्या ने ये सवाल क्यों पूछा और उसने अपने विचारों को नहीं छिपाया। तुम उसे कब से जानती हो? आन्या थोड़ी झिझकी लेकिन फिर भी अपने मन का सवाल पूछ लिया। 17 साल, 2 महीने और 8 दिन, फायर फीनिक्स ने निश्चितता के साथ कहा। कुछ भी होने से पहले मैं उससे कभी अलग नहीं होती थी। हम बचपन में मौत के मुंह से निकलकर बड़े हुए हैं, फिर हमेशा साथ रहे, शायद ही कभी अलग हुए हों। उसने बहुत विस्तार से बात की थी, संक्षिप्त शब्दों के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया था। हालांकि आन्या को अब भी कुछ कड़वाहट महसूस हो रही थी। आन्या स्वाभाविक रूप से समझ गई कि वीर और फायर फीनिक्स का रिश्ता शायद असाधारण रूप से करीब था। उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है जब तुम कहती हो कि कुछ हुआ? दूसरे मामलों की तुलना में यह वो बात थी जिसे वह सबसे ज्यादा जानना चाहती थी। क्या उनकी भावनाओं के साथ कुछ हुआ था? ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया है जो उसके व्यक्तित्व से मेल खाता है। वह कभी भी अपने साथ होने वाली बातों को करीबी लोगों को नहीं बताएगा, इस डर से कि वे चिंता करेंगे। फायर फीनिक्स ने धीरे धीरे बात की। उसने वीर के बारे में यह महसूस किया था और एक सच्चाई भी समझी थी। आन्या के अप्रत्यक्ष सवाल ये सत्यापित करने की कोशिश कर रहे थे कि वह क्या जानना चाहती थी, जिसमें यह भी शामिल था कि उसके और वीर के बीच क्या घटनाएं हुईं। फायर फीनिक्स ने आगे कहा, इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं। तुम जो जानना चाहती हो मैं उसे गहराई से समझती हूँ। हाँ, भावनाओं के बारे में मैं उसकी लवर थी। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो या हैरान? ये कहते समय वो एक चंचल मनोदशा में थी, हालांकि यह बयान पूरी तरह से सच नहीं था। वो बहुत बेहतरीन है, मैं हैरान नहीं हूँ। आन्या ने जवाब देने से पहले गंभीरता से सोचा, तो तुम दोनों अलग कैसे हुए? इस जवाब ने फायर फीनिक्स को आन्या को थोड़ा अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अंदर की भावनाओं को दबाते हुए उसने अलगाव के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, वे अलग क्यों हुए? यह इसलिए था क्योंकि वीर ने बेवजह देव संगठन पर हमला कर दिया था, जिससे उनका अलगाव हुआ और वे कट्टर दुश्मन बन गए। क्या कोई छिपा हुआ कारण है जिसके बारे में तुम बात नहीं करना चाहती? आन्या ने फायर फीनिक्स को सोचते हुए देखा और उसे फिर से उकसाया। फायर फीनिक्स ने जटिलता से जवाब दिया, चीजें उतनी सरल नहीं हैं, भूल जाओ, उल्लेख करने लायक नहीं है। शायद अगर तुम्हें मौका मिला तो तुम समझ जाओगी, लेकिन मैं परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकती। ऐसे अस्पष्ट शब्दों ने आन्या को हैरान कर दिया। वह फायर फीनिक्स के निहितार्थ के बारे में स्पष्ट नहीं थी। बस इतना ही कहना था, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आई थी और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अनजाने में इतना कुछ कह दूंगी। जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो ये है कि मैं एक समय वीर की परछाई थी, यही मेरी पहचान है। इसके अतिरिक्त वह सब अब अतीत हो चुका है और मैं वीर की दुश्मन हूँ। अगर कोई टकराव होता है तो यह एक जानलेवा लड़ाई होगी जिसे सुलझाने की संभावना बहुत कम है। वीर के नज़रिए से तुम एक चिंता हो, लेकिन मेरे नज़रिए से तुम एक बोझ हो। और एक पेशेवर हत्यारे के दृष्टिकोण से भावनाएं और लगाव रखना अच्छा है, लेकिन एक दुश्मन के लिए वे कमजोरियां हैं जिससे एक हत्यारे से निपटना आसान हो जाता है। शायद अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन होंगे। मैं केवल उम्मीद करती हूँ कि वह दिन बाद में आए। ठीक है, मैं चलती हूँ। फायर फीनिक्स ने लंबी बात की और फिर जाने के लिए खड़ी हो गई। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वीर ने अपनी पहचान और अतीत के बारे में आन्या को नहीं बताया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से और ज्यादा खुलासा नहीं करेगी। हालांकि उसने फिर भी उनके शत्रुतापूर्ण रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। जरा रुको, मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम वीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम और वह दुश्मन बने। निश्चित रूप से यह वो परिणाम नहीं है जो तुम देखना चाहती हो। आन्या ने जल्दी से विनती की। अंडरवर्ल्ड में कोई भी आजाद नहीं होता, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, दूसरों से बचना पड़ता है, और जब हद पार हो जाती है तो कीमत चुकानी पड़ती है। व्यक्तिगत भावनाओं के दृष्टिकोण से मैं उसकी दुश्मन नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं परिस्थितियों से मजबूर हूँ। फायर फीनिक्स मुनी आन्या से गहरे अर्थ के साथ बात करते हुए, उसकी नजरें जटिल थीं, स्नेह और पीड़ा से भरी हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 443 साशा का सामने आना। आन्या और फायर फीनिक्स कमरे से बाहर निकली। आन्या के मन में बहुत सारे उलझे हुए विचार थे। वह जानती थी कि फायर फीनिक्स वीर से दुश्मनी नहीं करना चाहती, फिर भी उसके पास दुश्मन बनने का एक ऐसा कारण था जिसे वह टाल नहीं सकती थी। ये खोज उसे बहुत हैरान कर रही थी। फायर फीनिक्स का दिल बहुत उलझा हुआ था और वह भी उतनी ही उलझन में थी। वह फायर फीनिक्स को मनाना चाहती थी, लेकिन उसके शब्दों का ज्यादा असर नहीं हो सकता था। फायर फीनिक्स थोड़ी देर रुकी, उसने वीर पर एक और नजर नहीं डाली। इसके बजाय जाने से पहले आन्या को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। क्या हो रहा है? प्रेसिडेंट और उस औरत, दोनों के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। क्या उन्हें अलग तरह से प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? तर्क के हिसाब से दो औरतों का एक आदमी के लिए लड़ना समझ में आता है, लेकिन ये सच में अजीब है। फिर भी यह ठीक से समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना अजीब क्या है।
दुष्यंती और अन्य महिलाओं ने आन्या और फायर फीनिक्स के हाव भावों पर ध्यान दिया और अपनी नजरें वीर पर टिका दी, और जैसे जैसे वे उसे देखती गईं, वे और भी हैरान होती गईं। वीर ने अपने मन के विचार जाहिर नहीं किए। फायर फीनिक्स के आने जाने को लेकर उसके मन में विशेष भावनाएं और चिंताएं थीं। आन्या वीर के पास आए, वह भी चिंतित थी। फायर फीनिक्स की बातों ने उसे बहुत छुआ था, चिंता न करना एक झूठ होता। वह समझ नहीं पा रही थी कि वीर और फायर फीनिक्स के बीच इतनी कड़वी दुश्मनी क्यों होनी चाहिए, न ही वह इसका कारण पता लगा पा रही थी। उसने क्या कहा? वीर ने आन्या को देखकर सावधानी से पूछा। उसने कहा कि वह तुम्हारी लवर थी और तुमने उसे बेरहमी से छोड़ दिया, आन्या ने शांति से जवाब दिया। वीर चौंक गया, बेबसी से बोला, मजाक मत करो, मैं गंभीर हूं। तुम्हारे हाव भाव को देखकर मुझे लग रहा है कि कोई और बात है। मुझे बताओ, तुम्हें सच में क्या परेशान कर रहा है? मैं बता सकती हूँ कि उसका दिल बहुत उलझा हुआ है। वह तुम्हारी दुश्मन नहीं बनना चाहती, लेकिन उसके पास ऐसा करने का एक अनैच्छिक कारण है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और फायर फीनिक्स के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों विरोधी खेमों में खत्म हो जाओ। इसे सुलझाने का कोई तरीका तो होगा, है ना? आन्या ने चिंता से कहा। उसके दिल में सवाल थे, लेकिन उसने वीर की पिछली पहचान या फायर फीनिक्स की पिछली पहचान के बारे में सक्रिय रूप से पूछताछ नहीं की। उसे विश्वास था कि जब सही समय आएगा, वीर निश्चित रूप से उसे खुद बताएगा। मैं एक एक करके कदम उठाऊंगा। जहां तक बात दुश्मन बनने की है, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, वीर ने गंभीरता से कहा। वह फायर फीनिक्स से दुश्मनी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? वह केवल किस्मत को अपना काम करने दे सकता था और भविष्य के घटनाक्रमों के आधार पर फैसला कर सकता था। इसके अलावा फायर फीनिक्स ने कहा कि मैं तुम्हारा बोझ बन जाऊंगी, आन्या ने सावधानी से कहा। वह ये भी जानती थी कि उसकी मौजूदगी अक्सर वीर को चिंता में डाल देगी, उसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। मेरे नजरिए से तुम मेरे दिल की चिंता हो। जहां तक बोझ की बात है, वह दुश्मन का नजरिया है। तुम्हें खुद को कम आंकने और खुद को दुखी करने वाले ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। तुम्हें मेरे या अपने नजरिए से मुद्दों पर विचार करना चाहिए, दूसरे लोगों की राय की परवाह किए बिना। वीर ने गंभीरता से कहा, तुम मुझे ठंडा और उदासीन देखना चाहोगी, या भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ? बेशक, मैं तुम्हें भावनात्मक रूप से देखना चाहूंगी, आन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो बस यही बात है, ज्यादा मत सोचो, वीर ने उसे दिलासा दिया। अगर मुझे मरना भी पड़ा, तो मैं तुम्हारी तरफ से मरूंगी, तुम्हें छोड़कर नहीं, आन्या ने दृढ़ता से कसम खाए। वह फायर फीनिक्स के कुछ इशारों को समझ गई थी। भविष्य में उन्हें जिस मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, वह बहुत बड़ी हो सकती है। बेशक, ये सब वीर के साथ रहने पर निर्भर करता है, फिर भी वह निडर थी, क्योंकि वीर के बिना उसकी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। ये कैसी बचकानी बातें कर रही हो? मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम सुरक्षित रहो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वीर ने वादा किया। फायर फीनिक्स के आने से हुई हलचल के साथ वीर और आन्या ने इन विचारों को अपने दिलों में रखा और अब उनका खुलकर जिक्र नहीं किया। डॉट 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 इस बीच उसी समय नाइट कैट स्क्वाड ने भी देश के एक कोने में खुद को जाहिर किया। उनकी आंखों में कातिलाना इरादे थे, जो दुश्मन हथियारों के सौदागर प्रताप पर निर्देशित थे। नाइट कैट स्क्वाड में कप्तान बट्टू और साशा सहित 5 सदस्य थे, 3 पुरुष और 2 महिलाएं। हालांकि उनकी लड़ने की क्षमताएं उल्लेखनीय नहीं थीं, लेकिन उनकी हैकिंग की स्किल्स असाधारण थीं। भारत में नाइट कैट स्क्वाड ने मेहरा साम्राज्य की मदद करके सिंघानिया ग्रुप को निशाना बनाया था, लेकिन वीर से डरकर वे जल्दबाजी में भाग गए। उन्होंने देश की उपजाऊ जमीन पर अपना ठिकाना बना लिया। कुछ समय पहले कासिम के लोगों ने नाइट कैट स्क्वाड को सैन्य अड्डे के नेटवर्क रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आमंत्रित किया था। साशा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, ये सब समझते थे। वह शिखा मेनन की छोटी बहन थी, जो आन्या सिंघानिया की पूर्व सचिव थी। अविश्वसनीय रूप से सिंघानिया ग्रुप ने इतनी जल्दी देश में इतना बड़ा व्यावसायिक अखाड़ा स्थापित कर लिया, यहाँ तक कि हर्षद और जयदीप ओबरॉय भी बच नहीं पाए। एक मारा गया और दूसरा भाग गया, सचमुच भयानक। बट्टू ने थोड़ा हैरान होकर कहा, हमारी आने वाली कार्रवाइयां बहुत सतर्क होनी चाहिए। हमें सिंघानिया ग्रुप के साथ किसी भी टकराव से बचना होगा। हम उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते। भारत में हमारी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, इसलिए सिंघानिया ग्रुप के साथ हमारी पुरानी दुश्मनी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी की प्राथमिकता प्रताप को कड़ी सजा देना है, ताकि कप्तान की बहन का बदला लिया जा सके, साशा ने गुस्से से कहा। बट्टू की बहन का प्रताप के हाथों दुखद अंत हुआ था, जिससे यह नफरत नाइट कैट स्क्वाड का बदला बन गई थी। अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करने वाली एक हैकिंग टीम होने के नाते एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी के लिए किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी।
अब जब बट्टू की बहन का असामयिक निधन हो गया तो वे जो कर सकते थे वह ये सुनिश्चित करना था कि अपराधी को उसकी कीमत चुकानी पड़े। प्रताप एक विशाल हथियार तस्करी नेटवर्क चलाता है और उसके पास मजबूत सैन्य बल हैं। इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें कार्रवाई करने से पहले सावधानी से योजना बनाने की जरूरत है, बिना कोई गलती किए, वरना तबाही होगी। बट्टू ने जोर दिया, हालांकि प्रताप का कारोबार बड़ा होने के बावजूद अगर हम उसकी कमजोरियों पर हमला करते हैं तो हम उसे महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें बस कप्तान के प्रस्ताव का पालन करने की जरूरत है, उन जगहों पर हमला करना जहां हथियार रखे जाते हैं और तस्करी करने वाले गिरोहों पर हमला करना। एक बड़ी दौलत खोने के बाद प्रताप को निश्चित रूप से दिल का दर्द होगा। ये हमारा पहला कदम है, फिर हम प्रताप से बदला लेने का अवसर ढूंढेंगे, एक व्यक्ति ने गुस्से से कहा। सटीक इंटेलिजेंस के आधार पर इस गोदाम में नए हथियारों का एक जखीरा रखा है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे, साशा ने आक्रामक रूप से कहा, नक्शे पर एक गोदाम की ओर इशारा करते हुए। मारो, हमें उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी, जैसे को तैसा, प्रताप को हमारी ताकत का एहसास कराओ। उस कमीने को मारो, हमसे उलझने की हिम्मत की, ये तो बेतहाशा दुस्साहस है। दूसरों ने भी यही दोहराया, और इस तरह नाइट कैट स्क्वाड ने प्रताप की सेनाओं के खिलाफ एक हमला शुरू कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 444, प्रताप का खूनी कर्ज। अंडरवर्ल्ड का हिस्सा होने के नाते नाइट कैट स्क्वाड हालांकि हैकिंग तकनीकों पर निर्भर था, लेकिन हर सदस्य के पास प्रभावशाली लड़ने की क्षमताएं भी थीं। खतरनाक भूमिगत ताकतों के बीच स्वतंत्र रूप से मौजूद रहने के लिए किसी के पास कुछ खास स्किल्स होनी चाहिए। इस समय हैकिंग तकनीकों की सहायता से उन्होंने प्रताप कंपनी की संरचना में गहरी जानकारी हासिल कर ली थी, जिसने उनके हमले की दिशा तय की। वास्तव में प्रताप के लिए तस्करी के रास्ते और संग्रहित हथियार उसकी जीवन रेखा थे। इस दुखती रग को पकड़ने से निश्चित रूप से प्रताप को काफी नुकसान होगा, जिसका प्रभाव अकल्पनीय है। बट्टू, साशा और 3 अन्य लोगों ने योजना के अनुसार निर्धारित गोदाम पर हमला शुरू कर दिया। सभी लक्ष्यों को खत्म करने के बाद उन्होंने सीधे गोदाम के अंदर रखे हथियारों को उड़ा दिया। इस प्रकार नाइट कैट स्क्वाड का जवाबी हमला शुरू हुआ। हथियार छिपाने के ठिकानों से लेकर तस्करी करने वाले कर्मियों तक सभी को बिना किसी अपवाद के कुछ न कुछ झटके लगे, जिससे प्रताप को अकल्पनीय नुकसान हुआ। विराट कॉप में प्रताप इतना गुस्से में था कि उसने अपने दांत पीस लिए, मेज पर मुक्का मारा और डांटा, नाकाबिल, तुम सब नाकाबिलों का झुंड हो। उन कमबख्त हथियारों और तस्करी करने वाले अधीनस्थों के इतने बड़े नुकसान के साथ तुम्हें दुश्मन का कोई सुराग नहीं मिला, तुम सब बेकार हो। प्रताप सच में गुस्से में था। हथियार पैसों के ढेर थे और तस्करी करने वाले अधीनस्थ पूरे तस्करी मार्ग को नियंत्रित करने वाले सीधे भागीदार थे। इन लोगों की अनुपस्थिति के कारण हुआ नुकसान और प्रभाव अपूरणीय था। वह गुस्से से पागल होने वाला था। कृपया शांत हो जाए, एक कंपनी के कार्यकारी ने हकलाते हुए कहा। देर सबेर हम दुश्मन की इंटेलिजेंस इकट्ठा कर लेंगे और एक मजबूत जवाबी हमला करेंगे। जो हमसे उलझते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होगा। प्रताप के आसपास के लोग बहुत चिंतित थे। प्रताप का गुस्सा देखकर डर न लगना असंभव था। मैंने दुश्मन का पता लगाने के लिए सभी कॉन्टैक्ट्स को सक्रिय कर दिया है, एक अन्य व्यक्ति ने पीछे हटते हुए जवाब दिया। मुझे परिणाम चाहिए, परिणाम, समझे तुम? प्रताप दहाड़ा। अब तक 20% हथियार भंडारण स्थल नष्ट हो चुके हैं और लगभग 10% तस्करी करने वाले अधीनस्थ मारे जा चुके हैं। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह हमारे लिए कितना विनाशकारी है। क्या तुम्हें पता नहीं है? स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, फिर भी तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह किसने किया। तुम सब आखिर कर क्या रहे हो? देश की स्थिति को देखते हुए कोई भी हमें सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। कासिम, फरहाद और यावर सभी को अपने शस्त्रागार का विस्तार करने के लिए हमारी सहायता की जरूरत है, इसलिए उनमें से कोई भी हमसे दुश्मनी करने की हिम्मत नहीं करता या कर सकता है, किसी ने तर्कसंगत रूप से विश्लेषण किया। मौजूदा स्थिति से हम वास्तव में रक्षात्मक स्थिति में हैं। ऐसा लगता है कि दुश्मन के पास एक कुशल स्क्वाड है जो हमारे तस्करी के स्थानों की सटीक पहचान कर रहा है और उन्हें निशाना बना रहा है। हम बस रक्षाहीन हैं, खासकर जब से विरोधी की लड़ने की शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, जिससे हमें अपूरणीय क्षति हो रही है। क्या ये सिंघानिया ग्रुप की कार्रवाई हो सकती है? किसी ने अनुमान लगाया, सिंघानिया ग्रुप मौजूदा लाभों से संतुष्ट नहीं है और हमारे लाभों को भी निगलना चाहता है। इस मामले में सिंघानिया ग्रुप देश का एक तरफा बॉस बन जाएगा। सिंघानिया ग्रुप हमारे खिलाफ जाने की इतनी ढिठाई नहीं करेगा। क्या बकवास है, प्रताप ने जोर से डांटा। उन व्यर्थ की बातों को बंद करो। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अब क्या करना है। क्या तुम्हारे पास कोई व्यवहारिक सुझाव है? सबने चुपचाप सिर हिला दिया। दुश्मन की पहचान या ठिकाने का पता लगाए बिना वे और क्या कर सकते थे? नाकाबिल, सच में नाकाबिलों का झुंड, प्रताप ने श्राप दिया।
उसी क्षण कोई अंदर भागा, चिंतित था और चिल्लाया, एक छिपे हुए कैमरे ने दुश्मन की पहचान कैद कर ली है। मुझे पूरा यकीन है कि यह एक हैकर टीम है। नाइट कैट स्क्वाड एशिया में बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाइट कैट स्क्वाड, क्या वे पागल हो गए हैं? सभी ने आरोपों में चिल्लाया। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड प्रसिद्ध था, प्रताप की सेनाओं को खुलेआम उकसाना, पत्थर से अंडा मारने जैसा था, अपनी मौत को बुलावा देना। कोई आश्चर्य नहीं कि हम उनकी पहचान नहीं ढूंढ सके। पता चला कि वे सिर्फ हैकरों का एक झुंड थे, प्रताप ने उपहास किया। नाइट कैट स्क्वाड कोई साधारण मामला नहीं है। हमें उनसे सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत लड़ने की क्षमताओं से लेकर इंटेलिजेंस इकट्ठा करने तक, वे हमारी बराबरी से परे हैं। सुरक्षा की खातिर हमें सतर्क रहना चाहिए, किसी ने सावधान करते हुए कहा, हैरान होकर, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं, फिर भी वे हमसे भिड़ना चुनते हैं। क्या वे मौत को नहीं बुला रहे? ऐसी चीजें बिना किसी कारण के नहीं होती। किसी ने धीरे से कहा, प्रताप को देखते हुए, याद है वह नोट जिस पर बट्टू का हस्ताक्षर था? उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि बट्टू अपनी बहन का बदला लेना चाहता है। प्रताप को अचानक याद आया, बस 2 दिन पहले उसकी मेज पर एक रहस्यमयी नोट दिखाई दिया था। उसकी बहन का बदला, इसका नाइट कैट स्क्वाड से क्या लेना देना? प्रताप ने हैरान होकर पूछा। नाइट कैट स्क्वाड का लीडर बट्टू है, उस व्यक्ति ने पुष्टि की। प्रताप और भी हैरान हो गया, अधीरता से पूछ रहा था, बट्टू की बहन को क्या हुआ? क्या हमने उसे मार डाला या कुछ और? तुम भूल गए, तुमने एक बार एक औरत को पसंद किया था और अपनी मौत से पहले उसने दावा किया था कि उसका भाई हमसे बदला लेगा। देर सबेर वह उसका बदला लेगा और फिर उसने खुद को मार डाला। उस व्यक्ति ने एक दुखद अतीत की घटना को याद किया। प्रताप ने गुस्से से कहा, धत तेरे की, इसका मुझसे क्या लेना देना? औरत मर गई, क्या मैंने उसे मजबूर किया था? वह पूरी तरह से भूल गया था कि उसने सीधे तौर पर एक दुखद घटना को अंजाम दिया था। तुमने किसी को एक औरत का अपहरण करने के लिए भेजा था, उस पर खुद को थोपने का इरादा था। नतीजतन औरत मर गई, उस व्यक्ति ने याद दिलाया। साफ साफ बोलो, मैंने कई औरतों का अपहरण किया है और हर एक की मौत हो गई। इसमें इतना आश्चर्य क्या है? प्रताप ने अप्रसन्न होकर कहा। वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया, स्वर बदलकर समझाने लगा, लगभग 7 दिन पहले, क्या एक औरत ने आत्महत्या नहीं की थी? तुम्हें उस औरत का शरीर नहीं मिला और उसने तुम्हारे गुप्तांग पर भी लात मारी थी। अंत में, तुमने उसके शरीर को कुत्तों को खिलाने के लिए खिंचवा दिया था। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है। प्रताप ने एक पल के लिए सोचा, फिर एक उपहास के साथ महसूस किया, पता चला कि मैंने कंपनी के लिए मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि नाइट कैट स्क्वाड के सभी सदस्य मारे जाएं। क्रोकोडाइल, जाओ और दुश्मन से निपटो। मैं दुश्मन के सटीक स्थान को ट्रैक करने के तरीके खोजूंगा, प्रताप ने आदेश दिया। इस समय, दुश्मन की पहचान जानकर, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, केवल एक ठंडी, कातिलाना मंशा पाले हुए था। जी, क्रोकोडाइल नामक व्यक्ति ने कहा, हत्या के इरादे से चला गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 445, एक मरा, एक घायल। प्रताप ने नाइट कैट स्क्वाड को खत्म करने के लिए क्रोकोडाइल को भेजा। नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने के बिना, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। क्रोकोडाइल की कार्रवाइयां नुकसान में रहेंगी। इसलिए, प्रताप ने इंटेलिजेंस सहायता के लिए कासिम को फोन किया, जिससे दुश्मन को मारना बहुत आसान हो जाएगा, वरना कौन जाने कितना नुकसान हो सकता है। कासिम स्वाभाविक रूप से प्रताप की मदद की गुहार पर सहमत हो गया। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड ने पहले उसके सैन्य अड्डे की सहायता की थी, लेकिन वह बड़ी प्राथमिकता को समझता था। तुलनात्मक रूप से, वह स्वाभाविक रूप से प्रताप का पक्ष लेने के लिए इच्छुक था। इस प्रकार, कासिम और प्रताप की सेनाओं ने एक बड़ा जाल फैलाया, जिसका उद्देश्य नाइट कैट स्क्वाड के पदचिह्नों पर ताला लगाना था। हालांकि, नाइट कैट स्क्वाड के पास भी काफी स्किल्स और क्षमताएं थीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने लंबे समय से मौजूदा स्थिति का अनुमान लगा लिया था और प्रताप के हथियारों के कारोबार को बाधित करना जारी रखते हुए कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही समय में, कासिम और प्रताप के सेनाओं के एकजुट होने के बावजूद, वे बेहद निष्क्रिय थे और सीधे नाइट कैट स्क्वाड का पता नहीं लगा सके। धत तेरे की, इस कमबख्त नाइट कैट स्क्वाड को फांसी पर लटका देना चाहिए, प्रताप ने गुस्से में श्राप दिया। लगता है हमें नमिता से संपर्क करना होगा ताकि सिंघानिया ग्रुप हमारी मदद करे इस नाइट कैट स्क्वाड के ट्यूमर को खत्म करने में। कासिम ने नाइट कैट स्क्वाड से उत्पन्न खतरे को महसूस किया और इस दुष्ट ताकत को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस बीच, नाइट कैट स्क्वाड, रात में काम करते हुए, पर्याप्त इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद, लापरवाही से प्रताप के ठिकानों पर छापे मारे, जिससे प्रताप के लिए नुकसान में काफी वृद्धि हुई। एक गोदाम में, पहले की तरह ही, नाइट कैट स्क्वाड ने आसानी से घुसपैठ की और हमला शुरू कर दिया। इस बार, हालांकि, उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और दुश्मन की भारी गोलाबारी अकल्पनीय थी।
संपर्क होते ही उन्होंने खुद को प्रतिद्वंद्वी की गोलाबारी से दबा हुआ पाया। इस बार नाइट कैट स्क्वाड का सामना करने वाला दुश्मन क्रोकोडाइल और उसकी टीम थी, जो गोदाम के अंदर छिपी हुई थी, नाइट कैट स्क्वाड के जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा क्रोकोडाइल ने उम्मीद की थी, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि वे लापरवाही से गोदाम में छिपे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि नाइट कैट स्क्वाड खुद ही मौत के मुंह में आ जाएगी। क्रोकोडाइल के लक्ष्यहीन घात ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइट कैट स्क्वाड देर सबेर गोदाम पर हमला करने वाला ही था, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल ने भी नहीं सोचा था कि नाइट कैट स्क्वाड इतनी जल्दी दिखाई देगा, लेकिन आकस्मिक परिणाम ने क्रोकोडाइल को बहुत संतुष्ट किया। कुछ गड़बड़ है, ये हमारी जानकारी से अलग है। तार्किक रूप से इस गोदाम में इतनी शक्तिशाली गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। अब मैं समझी, जिस टीम से हम यहाँ निपट रहे हैं वह प्रताप की शीर्ष सेना है, जिसका नेतृत्व क्रोकोडाइल कर रहा है। साशा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ घबराई हुई दिखी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हमारा ठिकाना लीक हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, हमने खुद को अच्छी तरह छिपाया था। चलो इसके बारे में ज़्यादा न सोचें। तत्काल प्राथमिकता पीछे हटने का रास्ता खोजना है। अगर हम आमने सामने की लड़ाई करते हैं तो हमें निश्चित रूप से नुकसान होगा, बट्टू ने कहा। नाइट कैट स्क्वाड के 5 सदस्यों ने अलग अलग स्तर की चिंता दिखाए। लेकिन क्रोकोडाइल की पकड़ से बचना कोई आसान काम नहीं है। दुश्मन निश्चित रूप से हमारा पीछा करेगा, हमें एक योजना बनानी होगी। साशा ने अपने विचारों और चिंताओं को आवाज दी। सोचने का समय नहीं है, तुम सब पहले जाओ, मैं पीछे हटने में मदद करूंगा। नाइट कैट स्क्वाड के एक अश्वेत सदस्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर दिया। पीछे रहना लगभग निश्चित मौत थी, कुछ ऐसा जो बट्टू, साशा और अन्य लोग देखना नहीं चाहते थे। लकी, चलो साथ चलें, हम निश्चित रूप से एक रास्ता बना सकते हैं, बट्टू चिल्लाया। जल्दी करो, संकोच मत करो, संकोच का हर पल और खतरा बढ़ाता है। मेरे सबसे कठिन समय में तुमने मुझे आश्रय दिया था। इस बार मुझे दुश्मन को रोकने दो और तुम्हारे भागने के लिए एक रास्ता बनाने दो। इसके अलावा हम 5 में से मेरी हैकिंग स्किल्स सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत लड़ने की स्किल्स सबसे मजबूत हैं। शायद मैं मरूं नहीं, लकी ने आग्रह किया। कैप्टन, हम क्या करें? साशा और अन्य लोगों ने बट्टू की ओर देखा। वे लकी को अकेले खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लकी, अपना ख्याल रखना। बट्टू ने फायदे और नुकसान का वजन किया और अनिच्छा से एक फैसला लिया। लकी को एक गंभीर नज़र देने के बाद बट्टू और साशा का 4 लोगों का समूह एक मौका ढूंढकर लड़ते हुए बाहर निकल गया। लकी ने एक रक्षात्मक रेखा स्थापित की, गोलाबारी की आड़ में क्रोकोडाइल और सभी दुश्मनों को दबा दिया। बट्टू, साशा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्रोकोडाइल ने भयावह रूप से उपहास किया, नाइट कैट स्क्वाड पर चिल्लाते हुए। उम्मीद कर रहा था कि इसका कुछ असर होगा, लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक जबरदस्ती और लुभावने शब्द कह पाता, वह तुरंत सतर्क हो गया, दहाड़ते हुए, नहीं, दुश्मन भाग रहा है। बाहरी परिधि को सूचित करो कि उन्हें रोकें, नाइट कैट स्क्वाड का कोई भी सदस्य भागने ना पाए। हमें इन सभी बदमाशों को यहीं खत्म करना होगा। क्रोकोडाइल पागल हो गया, अपने आदमियों को बट्टू और अन्य लोगों को रोकने का आदेश देते हुए और लकी पर सभी दिशाओं से हमला करने लगा। एक खूनी लड़ाई के बाद लकी क्रोकोडाइल के हाथों मारा गया, लेकिन इससे बट्टू और अन्य 3 को एक खूनी रास्ता बनाकर भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। क्रोकोडाइल ने लकी के शव को उपहास के साथ लात मारी, फिर शरीर पर बेतहाशा गोलीबारी की, कोसते हुए, मैं तुम्हें निडर बनाऊंगा, मैं तुम्हें चीजें बर्बाद करवाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें गोलियों से छलनी नहीं कर दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ जब उसने अपना गुस्सा निकाल लिया। उसने शुरू में सोचा था कि वह नाइट कैट स्क्वाड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन अप्रत्याशित मोड़ों ने उनमें से अधिकांश को भागने दिया। एक राइफल के साथ एक हटे कट्टे आदमी ने सावधानी से कहा, भागने वाले 4 में से एक औरत है और वह 2 गोलियों से घायल है, जिसे उसके साथियों ने उठा लिया है। मुझे विश्वास है, इस सुराग का पालन करते हुए हम निश्चित रूप से उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। सभी आसपास के मार्गों को सील कर दो और सावधानी से खोजो, भले ही तुम्हें 3 फुट जमीन खोदनी पड़े, उन्हें ढूंढो, क्रोकोडाइल ने ठंड से आदेश दिया। जी, उसके आसपास के लोग तुरंत कार्रवाई में जुट गए। बेकार, जब प्रताप को पता चला कि नाइट कैट स्क्वाड के 4 सदस्य क्रोकोडाइल के घात से बच निकले, तो उसने सिर्फ गुस्सा किया, क्रोकोडाइल की लकी को मारने की उपलब्धि की परवाह नहीं की। सभी नाइट कैट स्क्वाड सदस्यों को खत्म किए बिना, यह एक गंभीर गलती थी। उसी समय नमिता ने वीर और आन्या को नाइट कैट स्क्वाड के मामले के बारे में सूचित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 446, प्रताप के खिलाफ युद्ध की घोषणा। प्रताप ने नाइट कैट स्क्वाड को खत्म करने के लिए क्रोकोडाइल को भेजा। नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने के बिना, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। क्रोकोडाइल की कार्रवाइयां नुकसान में रहेंगी।
इसलिए प्रताप ने इंटेलिजेंस सहायता के लिए कासिम को फोन किया, जिससे दुश्मन को मारना बहुत आसान हो जाएगा, वरना कौन जाने कितना नुकसान हो सकता है। कासिम स्वाभाविक रूप से प्रताप की मदद की गुहार पर सहमत हो गया। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड ने पहले उसके सैन्य अड्डे की सहायता की थी, लेकिन वह बड़ी प्राथमिकता को समझता था। तुलनात्मक रूप से वह स्वाभाविक रूप से प्रताप का पक्ष लेने के लिए इच्छुक था। इस प्रकार कासिम और प्रताप की सेनाओं ने एक बड़ा जाल फैलाया, जिसका उद्देश्य नाइट कैट स्क्वाड के पद चिन्हों पर ताला लगाना था। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड के पास भी काफी स्किल्स और क्षमताएं थीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने लंबे समय से मौजूदा स्थिति का अनुमान लगा लिया था और प्रताप के हथियारों के कारोबार को बाधित करना जारी रखते हुए कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही समय में कासिम और प्रताप के सेनाओं के एकजुट होने के बावजूद वे बेहद निष्क्रिय थे और सीधे नाइट कैट स्क्वाड का पता नहीं लगा सके। धतेरे की इस कमबख्त नाइट कैट स्क्वाड को फांसी पर लटका देना चाहिए, प्रताप ने गुस्से में श्राप दिया। लगता है हमें नम्रता से संपर्क करना होगा ताकि सिंघानिया ग्रुप हमारी मदद करे इस नाइट कैट स्क्वाड के ट्यूमर को खत्म करने में। कासिम ने नाइट कैट स्क्वाड से उत्पन्न खतरे को महसूस किया और इस दुष्ट ताकत को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस बीच नाइट कैट स्क्वाड रात में काम करते हुए पर्याप्त इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद लापरवाही से प्रताप के ठिकानों पर छापे मारे, जिससे प्रताप के लिए नुकसान में काफी वृद्धि हुई। एक गोदाम में पहले की तरह ही नाइट कैट स्क्वाड ने आसानी से घुसपैठ की और हमला शुरू कर दिया। इस बार हालांकि उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और दुश्मन की भारी गोलाबारी अकल्पनीय थी। संपर्क होते ही उन्होंने खुद को प्रतिद्वंद्वी की गोलाबारी से दबा हुआ पाया। इस बार नाइट कैट स्क्वाड का सामना करने वाला दुश्मन क्रोकोडाइल और उसकी टीम थी, जो गोदाम के अंदर छिपी हुई थी, नाइट कैट स्क्वाड के जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा क्रोकोडाइल ने उम्मीद की थी, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि वे लापरवाही से गोदाम में छिपे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि नाइट कैट स्क्वाड खुद ही मौत के मुंह में आ जाएगी। क्रोकोडाइल के लक्ष्यहीन घात ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइट कैट स्क्वाड देर सबेर गोदाम पर हमला करने वाला ही था। यहां तक कि क्रोकोडाइल ने भी नहीं सोचा था कि नाइट कैट स्क्वाड इतनी जल्दी दिखाई देगा, लेकिन आकस्मिक परिणाम ने क्रोकोडाइल को बहुत संतुष्ट किया। कुछ गड़बड़ है, ये हमारी जानकारी से अलग है। तार्किक रूप से इस गोदाम में इतनी शक्तिशाली गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। अब मैं समझी, जिस टीम से हम यहाँ निपट रहे हैं वह प्रताप की शीर्ष सेना है, जिसका नेतृत्व क्रोकोडाइल कर रहा है। साशा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ घबराई हुई दिखी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हमारा ठिकाना लीक हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, हमने खुद को अच्छी तरह छिपाया था। चलो इसके बारे में ज्यादा न सोचें। तत्काल प्राथमिकता पीछे हटने का रास्ता खोजना है। अगर हम आमने सामने की लड़ाई करते हैं तो हमें निश्चित रूप से नुकसान होगा, बट्टू ने कहा। नाइट कैट स्क्वाड के पांचों सदस्यों ने अलग अलग स्तर की चिंता दिखाई। लेकिन क्रोकोडाइल की पकड़ से बचना कोई आसान काम नहीं है। दुश्मन निश्चित रूप से हमारा पीछा करेगा, हमें एक योजना बनानी होगी। साशा ने अपने विचारों और चिंताओं को आवाज दी। सोचने का समय नहीं है, तुम सब पहले जाओ, मैं पीछे हटने में मदद करूंगा, नाइट कैट स्क्वाड के एक अश्वेत सदस्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर दिया। पीछे रहना लगभग निश्चित मौत थी, कुछ ऐसा जो बट्टू, साशा और अन्य लोग देखना नहीं चाहते थे। लकी, चलो साथ चलें। हम निश्चित रूप से एक रास्ता बना सकते हैं, बट्टू चिल्लाया। जल्दी करो, संकोच मत करो। संकोच का हर पल और खतरा बढ़ाता है। मेरे सबसे कठिन समय में तुमने मुझे आश्रय दिया था। इस बार मुझे दुश्मन को रोकने दो और तुम्हारे भागने के लिए एक रास्ता बनाने दो। इसके अलावा हम पांचों में से मेरी हैकिंग स्किल्स सबसे अच्छी नहीं हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत लड़ने की स्किल्स सबसे मजबूत हैं। शायद मैं मरूं नहीं, लकी ने आग्रह किया। कैप्टन, हम क्या करें? साशा और अन्य लोगों ने बट्टू की ओर देखा, वे लकी को अकेले खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लकी, अपना ख्याल रखना। बट्टू ने फायदे और नुकसान का वजन किया और अनिच्छा से एक फैसला लिया। लकी को एक गंभीर नजर देने के बाद बट्टू और साशा का 4 लोगों का समूह एक मौका ढूंढकर लड़ते हुए बाहर निकल गया। लकी ने एक रक्षात्मक रेखा स्थापित की, गोलाबारी की आड़ में क्रोकोडाइल और सभी दुश्मनों को दबा दिया। बट्टू, साशा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्रोकोडाइल ने भयावह रूप से उपहास किया, नाइट कैट स्क्वाड पर चिल्लाते हुए, उम्मीद कर रहा था कि इसका कुछ असर होगा। लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक जबरदस्ती और लुभावने शब्द कह पाता, वह तुरंत सतर्क हो गया, दहाड़ते हुए, नहीं, दुश्मन भाग रहा है। बाहरी परिधि को सूचित करो कि उन्हें रोकें, नाइट कैट स्क्वाड का कोई भी सदस्य भागने ना पाए। हमें इन सभी बदमाशों को यहीं खत्म करना होगा। क्रोकोडाइल पागल हो गया, अपने आदमियों को बट्टू और अन्य लोगों को रोकने का आदेश देते हुए और लकी पर सभी दिशाओं से हमला करने लगा।
एक खूनी लड़ाई के बाद लकी क्रोकोडाइल के हाथों मारा गया, लेकिन इससे बट्टू और अन्य 3 को एक खूनी रास्ता बनाकर भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। क्रोकोडाइल ने लकी के शव को उपहास के साथ लात मारी, फिर शरीर पर बेतहाशा गोलीबारी की, कोसते हुए, मैं तुम्हें निडर बनाऊंगा। मैं तुम्हें चीजें बर्बाद करवाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें गोलियों से छलनी नहीं कर दिया, तो मैं रुकूंगा नहीं। आह! उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ जब उसने अपना गुस्सा निकाल लिया। उसने शुरू में सोचा था कि वह नाइट कैट स्क्वाड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन अप्रत्याशित मोड़ों ने उनमें से अधिकांश को भागने दिया। एक राइफल के साथ एक हटे-कटे आदमी ने सावधानी से कहा, भागने वाले 4 में से एक औरत है, और वह 2 गोलियों से घायल है, जिसे उसके साथियों ने उठा लिया है। मुझे विश्वास है, इस सुराग का पालन करते हुए, हम निश्चित रूप से उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। सभी आसपास के मार्गों को सील कर दो और सावधानी से खोजो। भले ही तुम्हें 3 फुट जमीन खोदनी पड़े, उन्हें ढूंढो, क्रोकोडाइल ने ठंड से आदेश दिया। जी। उसके आसपास के लोग तुरंत कार्रवाई में जुट गए। बेकार। जब प्रताप को पता चला कि नाइट कैट स्क्वाड के 4 सदस्य क्रोकोडाइल के घात से बच निकले, तो उसने सिर्फ गुस्सा किया, क्रोकोडाइल की लकी को मारने की उपलब्धि की परवाह नहीं की। सभी नाइट कैट स्क्वाड सदस्यों को खत्म किए बिना, यह एक गंभीर गलती थी। उसी समय, नमिता ने वीर और आन्या को नाइट कैट स्क्वाड के मामले के बारे में सूचित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 446, प्रताप के खिलाफ युद्ध की घोषणा। प्रताप ने नाइट कैट स्क्वाड को खत्म करने के लिए क्रोकोडाइल को भेजा। नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने के बिना, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। क्रोकोडाइल की कार्रवाइयां नुकसान में रहेंगी। इसलिए, प्रताप ने इंटेलिजेंस सहायता के लिए कासिम को फोन किया, जिससे दुश्मन को मारना बहुत आसान हो जाएगा, वरना कौन जाने कितना नुकसान हो सकता है। कासिम स्वाभाविक रूप से प्रताप की मदद की गुहार पर सहमत हो गया। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड ने पहले उसके सैन्य अड्डे की सहायता की थी, लेकिन वह बड़ी प्राथमिकता को समझता था। तुलनात्मक रूप से, वह स्वाभाविक रूप से प्रताप का पक्ष लेने के लिए इच्छुक था। इस प्रकार, कासिम और प्रताप की सेनाओं ने एक बड़ा जाल फैलाया, जिसका उद्देश्य नाइट कैट स्क्वाड के पदचिह्नों पर ताला लगाना था। हालांकि, नाइट कैट स्क्वाड के पास भी काफी स्किल्स और क्षमताएं थीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने लंबे समय से मौजूदा स्थिति का अनुमान लगा लिया था और प्रताप के हथियारों के कारोबार को बाधित करना जारी रखते हुए कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही समय में, कासिम और प्रताप के सेनाओं के एकजुट होने के बावजूद, वे बेहद निष्क्रिय थे और सीधे नाइट कैट स्क्वाड का पता नहीं लगा सके। धत्तेरे की, इस कमबख्त नाइट कैट स्क्वाड को फांसी पर लटका देना चाहिए, प्रताप ने गुस्से में श्राप दिया। लगता है हमें नमिता से संपर्क करना होगा ताकि सिंघानिया ग्रुप हमारी मदद करे इस नाइट कैट स्क्वाड के ट्यूमर को खत्म करने में। कासिम ने नाइट कैट स्क्वाड से उत्पन्न खतरे को महसूस किया और इस दुष्ट ताकत को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस बीच, नाइट कैट स्क्वाड, रात में काम करते हुए, पर्याप्त इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद, लापरवाही से प्रताप के ठिकानों पर छापे मारे, जिससे प्रताप के लिए नुकसान में काफी वृद्धि हुई। एक गोदाम में, पहले की तरह ही, नाइट कैट स्क्वाड ने आसानी से घुसपैठ की और हमला शुरू कर दिया। इस बार, हालांकि, उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और दुश्मन की भारी गोलाबारी अकल्पनीय थी। संपर्क होते ही, उन्होंने खुद को प्रतिद्वंद्वी की गोलाबारी से दबा हुआ पाया। इस बार, नाइट कैट स्क्वाड का सामना करने वाला दुश्मन क्रोकोडाइल और उसकी टीम थी, जो गोदाम के अंदर छिपी हुई थी, नाइट कैट स्क्वाड के जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा क्रोकोडाइल ने उम्मीद की थी, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि वे लापरवाही से गोदाम में छिपे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि नाइट कैट स्क्वाड खुद ही मौत के मुंह में आ जाएगी। क्रोकोडाइल के लक्ष्यहीन घात ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइट कैट स्क्वाड देर सबेर गोदाम पर हमला करने वाला ही था। यहां तक कि क्रोकोडाइल ने भी नहीं सोचा था कि नाइट कैट स्क्वाड इतनी जल्दी दिखाई देगा, लेकिन आकस्मिक परिणाम ने क्रोकोडाइल को बहुत संतुष्ट किया। कुछ गड़बड़ है। ये हमारी जानकारी से अलग है। तार्किक रूप से, इस गोदाम में इतनी शक्तिशाली गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। अब मैं समझी, जिस टीम से हम यहाँ निपट रहे हैं, वह प्रताप की शीर्ष सेना है, जिसका नेतृत्व क्रोकोडाइल कर रहा है। साशा ने अपनी भौहें सिकुड़ी और कुछ घबराई हुई दिखी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हमारा ठिकाना लीक हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, हमने खुद को अच्छी तरह छिपाया था। चलो इसके बारे में ज्यादा न सोचें। तत्काल प्राथमिकता पीछे हटने का रास्ता खोजना है। अगर हम आमने सामने की लड़ाई करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से नुकसान होगा, बटू ने कहा। नाइट कैट स्क्वाड के 5 सदस्यों ने अलग अलग स्तर की चिंता दिखाई। लेकिन क्रोकोडाइल की पकड़ से बचना कोई आसान काम नहीं है। दुश्मन निश्चित रूप से हमारा पीछा करेगा, हमें एक योजना बनानी होगी। साशा ने अपने विचारों और चिंताओं को आवाज दी। सोचने का समय नहीं है, तुम सब पहले जाओ, मैं पीछे हटने में मदद करूंगा। नाइट कैट स्क्वाड के एक अश्वेत सदस्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर दिया।
पीछे रहना लगभग निश्चित मौत थी, कुछ ऐसा जो बट्टू, साशा और अन्य लोग देखना नहीं चाहते थे। लकी, चलो साथ चलें। हम निश्चित रूप से एक रास्ता बना सकते हैं, बट्टू चिल्लाया। जल्दी करो, संकोच मत करो। संकोच का हर पल और खतरा बढ़ाता है। मेरे सबसे कठिन समय में तुमने मुझे आश्रय दिया था। इस बार मुझे दुश्मन को रोकने दो और तुम्हारे भागने के लिए एक रास्ता बनाने दो। इसके अलावा, हम पांचों में से मेरी हैकिंग स्किल्स सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत लड़ने की स्किल्स सबसे मजबूत हैं। शायद मैं मरूं नहीं, लकी ने आग्रह किया। कैप्टन, हम क्या करें? साशा और अन्य लोगों ने बट्टू की ओर देखा, वे लकी को अकेले खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लकी, अपना ख्याल रखना। बट्टू ने फायदे और नुकसान का वजन किया और अनिच्छा से एक फैसला लिया। लकी को एक गंभीर नजर देने के बाद, बट्टू और साशा का 4 लोगों का समूह एक मौका ढूंढकर लड़ते हुए बाहर निकल गया। लकी ने एक रक्षात्मक रेखा स्थापित की, गोलाबारी की आड़ में क्रोकोडाइल और सभी दुश्मनों को दबा दिया। बट्टू, साशा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्रोकोडाइल ने भयावह रूप से उपहास किया, नाइट कैट स्क्वाड पर चिल्लाते हुए, उम्मीद कर रहा था कि इसका कुछ असर होगा। लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक जबरदस्ती और लुभावने शब्द कह पाता, वह तुरंत सतर्क हो गया, दहाड़ते हुए, नहीं, दुश्मन भाग रहा है। बाहरी परिधि को सूचित करो कि उन्हें रोकें, नाइट कैट स्क्वाड का कोई भी सदस्य भागने ना पाए। हमें इन सभी बदमाशों को यहीं खत्म करना होगा। क्रोकोडाइल पागल हो गया, अपने आदमियों को बट्टू और अन्य लोगों को रोकने का आदेश देते हुए और लकी पर सभी दिशाओं से हमला करने लगा। एक खूनी लड़ाई के बाद लकी क्रोकोडाइल के हाथों मारा गया, लेकिन इससे बट्टू और अन्य टीम को एक खूनी रास्ता बनाकर भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। क्रोकोडाइल ने लकी के शव को उपहास के साथ लात मारी, फिर शरीर पर बेतहाशा गोलीबारी की, कोसते हुए, मैं तुम्हें निडर बनाऊंगा, मैं तुम्हें चीजें बर्बाद करवाऊंगा, अगर मैंने तुम्हें गोलियों से छलनी नहीं कर दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ जब उसने अपना गुस्सा निकाल लिया। उसने शुरू में सोचा था कि वह नाइट कैट स्क्वाड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन अप्रत्याशित मोड़ों ने उनमें से अधिकांश को भागने दिया। एक राइफल के साथ एक हटे-कटे आदमी ने सावधानी से कहा, भागने वाले 4 में से एक औरत है, और वह 2 गोलियों से घायल है, जिसे उसके साथियों ने उठा लिया है। मुझे विश्वास है, इस सुराग का पालन करते हुए, हम निश्चित रूप से उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। सभी आसपास के मार्गों को सील कर दो और सावधानी से खोजो। भले ही तुम्हें 3 फुट जमीन खोदनी पड़े, उन्हें ढूंढो, क्रोकोडाइल ने ठंड से आदेश दिया। जी, उसके आसपास के लोग तुरंत कार्रवाई में जुट गए। बेकार, जब प्रताप को पता चला कि नाइट कैट स्क्वाड के 4 सदस्य क्रोकोडाइल के घात से बच निकले, तो उसने सिर्फ गुस्सा किया, क्रोकोडाइल की लकी को मारने की उपलब्धि की परवाह नहीं की। सभी नाइट कैट स्क्वाड सदस्यों को खत्म किए बिना, यह एक गंभीर गलती थी। उसी समय नमिता ने वीर और आन्या को नाइट कैट स्क्वाड के मामले के बारे में सूचित किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय 446, प्रताप के खिलाफ युद्ध की घोषणा। प्रताप ने नाइट कैट स्क्वाड को खत्म करने के लिए क्रोकोडाइल को भेजा। नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने के बिना, ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। क्रोकोडाइल की कार्रवाइयां नुकसान में रहेंगी। इसलिए, प्रताप ने इंटेलिजेंस सहायता के लिए कासिम को फोन किया, जिससे दुश्मन को मारना बहुत आसान हो जाएगा, वरना कौन जाने कितना नुकसान हो सकता है। कासिम स्वाभाविक रूप से प्रताप की मदद की गुहार पर सहमत हो गया। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड ने पहले उसके सैन्य अड्डे की सहायता की थी, लेकिन वह बड़ी प्राथमिकता को समझता था। तुलनात्मक रूप से वह स्वाभाविक रूप से प्रताप का पक्ष लेने के लिए इच्छुक था। इस प्रकार कासिम और प्रताप की सेनाओं ने एक बड़ा जाल फैलाया, जिसका उद्देश्य नाइट कैट स्क्वाड के पदचिह्नों पर ताला लगाना था। हालांकि नाइट कैट स्क्वाड के पास भी काफ़ी स्किल्स और क्षमताएं थीं। ऐसा लगता था कि उन्होंने लंबे समय से मौजूदा स्थिति का अनुमान लगा लिया था और प्रताप के हथियारों के कारोबार को बाधित करना जारी रखते हुए कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़े ही समय में कासिम और प्रताप के सेनाओं के एकजुट होने के बावजूद वे बेहद निष्क्रिय थे और सीधे नाइट कैट स्क्वाड का पता नहीं लगा सके। धत तेरे की, इस कमबख्त नाइट कैट स्क्वाड को फांसी पर लटका देना चाहिए, प्रताप ने गुस्से में श्राप दिया। लगता है हमें नमिता से संपर्क करना होगा ताकि सिंघानिया ग्रुप हमारी मदद करे इस नाइट कैट स्क्वाड के ट्यूमर को खत्म करने में। कासिम ने नाइट कैट स्क्वाड से उत्पन्न खतरे को महसूस किया और इस दुष्ट ताकत को खत्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस बीच नाइट कैट स्क्वाड रात में काम करते हुए पर्याप्त इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद लापरवाही से प्रताप के ठिकानों पर छापे मारे, जिससे प्रताप के लिए नुकसान में काफी वृद्धि हुई। एक गोदाम में पहले की तरह ही नाइट कैट स्क्वाड ने आसानी से घुसपैठ की और हमला शुरू कर दिया। इस बार हालांकि उन्हें भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और दुश्मन की भारी गोलाबारी अकल्पनीय थी। संपर्क होते ही उन्होंने खुद को प्रतिद्वंद्वी की गोलाबारी से दबा हुआ पाया।
इस बार नाइट कैट स्क्वाड का सामना करने वाला दुश्मन क्रोकोडाइल और उसकी टीम थी, जो गोदाम के अंदर छिपी हुई थी, नाइट कैट स्क्वाड के जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। ये ठीक वैसा ही था जैसा क्रोकोडाइल ने उम्मीद की थी, लेकिन ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, बल्कि वे लापरवाही से गोदाम में छिपे हुए थे, उम्मीद कर रहे थे कि नाइट कैट स्क्वाड खुद ही मौत के मुंह में आ जाएगी। क्रोकोडाइल के लक्ष्यहीन घात ने इस समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाइट कैट स्क्वाड देर सबेर गोदाम पर हमला करने वाला ही था, यहाँ तक कि क्रोकोडाइल ने भी नहीं सोचा था कि नाइट कैट स्क्वाड इतनी जल्दी दिखाई देगा, लेकिन आकस्मिक परिणाम ने क्रोकोडाइल को बहुत संतुष्ट किया। कुछ गड़बड़ है, ये हमारी जानकारी से अलग है। तार्किक रूप से इस गोदाम में इतनी शक्तिशाली गोलाबारी नहीं होनी चाहिए। अब मैं समझी, जिस टीम से हम यहाँ निपट रहे हैं वह प्रताप की शीर्ष सेना है, जिसका नेतृत्व क्रोकोडाइल कर रहा है। साशा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ घबराई हुई दिखी। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्या हमारा ठिकाना लीक हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, हमने खुद को अच्छी तरह छिपाया था। चलो इसके बारे में ज़्यादा न सोचें। तत्काल प्राथमिकता पीछे हटने का रास्ता खोजना है। अगर हम आमने सामने की लड़ाई करते हैं तो हमें निश्चित रूप से नुकसान होगा, बट्टू ने कहा। नाइट कैट स्क्वाड के पांचों सदस्यों ने अलग अलग स्तर की चिंता दिखाई। लेकिन क्रोकोडाइल की पकड़ से बचना कोई आसान काम नहीं है। दुश्मन निश्चित रूप से हमारा पीछा करेगा, हमें एक योजना बनानी होगी। साशा ने अपने विचारों और चिंताओं को आवाज दी। सोचने का समय नहीं है, तुम सब पहले जाओ, मैं पीछे हटने में मदद करूंगा। नाइट कैट स्क्वाड के एक अश्वेत सदस्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर दिया। पीछे रहना लगभग निश्चित मौत थी, कुछ ऐसा जो बट्टू, साशा और अन्य लोग देखना नहीं चाहते थे। लकी, चलो साथ चलें, हम निश्चित रूप से एक रास्ता बना सकते हैं, बट्टू चिल्लाया। जल्दी करो, संकोच मत करो, संकोच का हर पल और खतरा बढ़ाता है। मेरे सबसे कठिन समय में तुमने मुझे आश्रय दिया था। इस बार मुझे दुश्मन को रोकने दो और तुम्हारे भागने के लिए एक रास्ता बनाने दो। इसके अलावा हम पांचों में से मेरी हैकिंग स्किल्स सबसे अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत लड़ने की स्किल्स सबसे मजबूत हैं। शायद मैं मरूं नहीं, लकी ने आग्रह किया। कैप्टन, हम क्या करें? साशा और अन्य लोगों ने बट्टू की ओर देखा। वे लकी को अकेले खतरे में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लकी, अपना ख्याल रखना। बट्टू ने फायदे और नुकसान का वजन किया और अनिच्छा से एक फैसला लिया। लकी को एक गंभीर नज़र देने के बाद बट्टू और साशा का 4 लोगों का समूह एक मौका ढूंढकर लड़ते हुए बाहर निकल गया। लकी ने एक रक्षात्मक रेखा स्थापित की, गोलाबारी की आड़ में क्रोकोडाइल और सभी दुश्मनों को दबा दिया। बट्टू, साशा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? क्रोकोडाइल ने भयावह रूप से उपहास किया, नाइट कैट स्क्वाड पर चिल्लाते हुए। उम्मीद कर रहा था कि इसका कुछ असर होगा, लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक जबरदस्ती और लुभावने शब्द कह पाता, वह तुरंत सतर्क हो गया, दहाड़ते हुए, नहीं, दुश्मन भाग रहा है। बाहरी परिधि को सूचित करो कि उन्हें रोकें, नाइट कैट स्क्वाड का कोई भी सदस्य भागने ना पाए। हमें इन सभी बदमाशों को यहीं खत्म करना होगा। क्रोकोडाइल पागल हो गया, अपने आदमियों को बट्टू और अन्य लोगों को रोकने का आदेश देते हुए और लकी पर सभी दिशाओं से हमला करने लगा। एक खूनी लड़ाई के बाद लकी क्रोकोडाइल के हाथों मारा गया, लेकिन इससे बट्टू और अन्य टीम को एक खूनी रास्ता बनाकर भागने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। क्रोकोडाइल ने लकी के शव को उपहास के साथ लात मारी, फिर शरीर पर बेतहाशा गोलीबारी की, कोसते हुए, मैं तुम्हें निडर बनाऊंगा, मैं तुम्हें चीजें बर्बाद करवाऊंगा। अगर मैंने तुम्हें गोलियों से छलनी नहीं कर दिया तो मैं रुकूंगा नहीं। उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ जब उसने अपना गुस्सा निकाल लिया। उसने शुरू में सोचा था कि वह नाइट कैट स्क्वाड को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, लेकिन अप्रत्याशित मोड़ों ने उनमें से अधिकांश को भागने दिया। एक राइफल के साथ एक हटे कट्टे आदमी ने सावधानी से कहा, भागने वाले 4 में से एक औरत है और वह 2 गोलियों से घायल है, जिसे उसके साथियों ने उठा लिया है। मुझे विश्वास है, इस सुराग का पालन करते हुए हम निश्चित रूप से उनके ठिकाने का पता लगा सकते हैं। सभी आसपास के मार्गों को सील कर दो और सावधानी से खोजो। भले ही तुम्हें 3 फुट जमीन खोदनी पड़े, उन्हें ढूंढो, क्रोकोडाइल ने ठंड से आदेश दिया। जी। उसके आसपास के लोग तुरंत कार्रवाई में जुट गए। बेकार। जब प्रताप को पता चला कि नाइट कैट स्क्वाड के 4 सदस्य क्रोकोडाइल के घात से बच निकले, तो उसने सिर्फ गुस्सा किया, क्रोकोडाइल की लकी को मारने की उपलब्धि की परवाह नहीं की। सभी नाइट कैट स्क्वाड सदस्यों को खत्म किए बिना, यह एक गंभीर गलती थी। उसी समय नमिता ने वीर और आन्या को नाइट कैट स्क्वाड के मामले के बारे में सूचित किया। एपिसोड 446, प्रताप के खिलाफ जंग का ऐलान। नाइट कैट स्क्वाड के हमले में प्रताप की सेना को भारी नुकसान हुआ है। प्रताप ने मदद के लिए राष्ट्रपति कासिम से संपर्क किया, और कासिम ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। वो चाहते हैं कि सिंघानिया ग्रुप जल्द से जल्द नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने का पता लगाने में मदद करे और फिर उन्हें खत्म कर दे।
नमिता ने एक टैबलेट निकाला, नाइट कैट स्क्वाड की जानकारी खोली और कहा, अगर सिंघानिया ग्रुप मदद कर सकता है तो प्रताप की तरफ से निश्चित रूप से शुक्रिया के तौर पर भरपूर मुआवजा दिया जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आन्या ने वीर की तरफ देखा और फैसला करने का पूरा अधिकार उसे दे दिया। ईमानदारी से कहा जाए तो अगर सिंघानिया ग्रुप इस समय प्रताप के साथ कुछ फायदेमंद रिश्ते बना लेता तो ये जाहिर तौर पर बिना किसी नुकसान के फायदेमंद होता। वीर की आंखें साशा की जानकारी पर टिक गईं और उसका दिल अचानक कांप गया। उसने सोचा, ये शिखा मेनन की बहन साशा नहीं है। ये यहाँ क्या कर रही है? वह नाइट कैट स्क्वाड की सदस्य कैसे बन गई? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साशा, जिसके बारे में कोई सुराग नहीं था, इस पल उसके सामने आ जाएगी, जिससे उसे बहुत हैरानी हुई। अगर साशा की पहचान अनिश्चित होती तो वह वाकई एक दुश्मन बन सकती थी, लेकिन अब हालात एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाले थे। इसे देखो, वीर ने साशा की तस्वीर की ओर इशारा किया और आन्या से गहरे मतलब के साथ कहा। ये तो वो है। आन्या चौंक गई। एक जाना पहचाना नाम उसके मुंह से निकलने ही वाला था। उसका दिल भी बेचैन हो गया। कई सालों तक पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में काम करने के बाद आन्या ने स्वाभाविक रूप से इस जाने पहचाने चेहरे को पहचान लिया था। यह कोई और नहीं बल्कि साशा थी। ये साशा है, नाइट कैट स्क्वाड की सेकंड इन कमांड, जिसका असर सिर्फ लीडर बट्टू के बाद आता है। नमिता ने वीर और आन्या के भावों में अजीबपन को महसूस किया, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। पूरे एशियाई अंडरवर्ल्ड में नाइट कैट स्क्वाड का एक खास मुकाम है। उन्होंने अपनी बेहतरीन हैकिंग तकनीकों से कई ताकतों को डरा कर रखा है। हमें साशा और नाइट कैट स्क्वाड के बारे में ताज़ा खबर बताओ, वीर ने आग्रह किया। अभी अभी खबर मिली है कि नाइट कैट स्क्वाड के 5 सदस्यों की एक गोदाम वेयरहाउस में प्रताप के आदमी क्रोकोडाइल से लड़ाई हुई। सदस्यों में से एक, लकी, लड़ाई में मारा गया और बाकी 4 भाग निकले। हालांकि एक महिला सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गई है। अनुमान है कि वह ज्यादा दूर नहीं भागी होगी, बल्कि गोदाम के पास ही कहीं छिपी हुई है। क्रोकोडाइल ने पहले ही लोगों को लेकर सभी रास्ते सील कर दिए हैं और नाइट कैट स्क्वाड के छिपने की जगह का बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। नमिता ने समझाया। घायल कौन है? आन्या ने अधीरता से पूछा। पक्की जानकारी तो नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है, या तो साशा या कोई दूसरी महिला सदस्य, क्योंकि नाइट कैट स्क्वाड में सिर्फ 2 ही महिलाएं हैं। नमिता ने उलझन में पूछा, श्रीमान वीर, प्रेसिडेंट आन्या, आपके भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या कोई गड़बड़ है? उम्मीद है घायल साशा ना हो। आन्या ने धीरे से फुसफुसाया, गंभीर रूप से घायल, शब्दों से उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीर ने आन्या को दिलासा दिया, फिर नमिता को घूरते हुए कहा, लड़ाई की जगह कहाँ है? मेरे लिए उसे खोजो। ठीक है। नमिता चौंक गई और उलझन में पड़ गई, फिर और भी ध्यान केंद्रित करते हुए उसने जल्दी से गोदाम के पास की लोकेशन निकाली। यहाँ का इलाका जटिल है, अगर कोई छिपा है तो उसे खोजना आसान नहीं होगा। वीर ने कुछ राहत के साथ फैसला सुनाया और नमिता से कहा, कासिम को बताओ कि हम नाइट कैट स्क्वाड के मामले में दखल दे रहे हैं, लेकिन दुश्मन के तौर पर नहीं, बल्कि बचाव के लिए। उम्मीद है कि कासिम इस समय प्रताप की मदद नहीं करेगा। क्यों? नमिता हैरान थी। इसी समय दुष्यंती और बाकी 4 महिलाएं श्वेता के साथ वीर के चारों ओर इकट्ठा हो गईं और उन्होंने साशा की तस्वीर देखी। क्या ये वो है? महिलाएं हैरान थीं। उन्होंने अपनी सारी निगाहें वीर और आन्या पर टिका दी और निर्देशों का इंतजार करने लगीं। नमिता को अनगिनत शक से भरा देखकर आन्या ने समझाया, साशा मेरी पिछली सेक्रेटरी की बहन है। मेरी सेक्रेटरी की एक हत्या में मौत हो गई थी। हमें साशा को बचाना ही होगा। जो कोई भी हमें रोकेगा वह हमारा सीधा दुश्मन है। ओह, मैं समझ गई। नमिता कासिम से संपर्क करने के लिए चली गई। तुरंत प्रताप को एक नोटिस जारी करो, उसे बताओ कि नाइट कैट स्क्वाड का पीछा छोड़ दे। अगर वह चेतावनी पर ध्यान नहीं देता तो वह सीधे तौर पर हमारा विरोध कर रहा है और बिना किसी चिंता के टकराव होना तय है। इसके अलावा क्रोकोडाइल के पास जो लोग हैं उन्हें हमला करने का निर्देश दो, ताकि क्रोकोडाइल का ध्यान नाइट कैट स्क्वाड को खोजने से भटकाया जा सके। दुष्यंती और बाकी 4 महिलाएं तुरंत मेरे साथ घटनास्थल पर चलो ताकि साशा का पता लगाया जा सके। उम्मीद है बहुत देर नहीं हुई होगी और कुछ गलत नहीं हुआ होगा। वीर ने एक के बाद एक कई आदेश दिए। श्वेता और नमिता सुरक्षा के लिए आन्या के साथ रहीं, जो इस समय कोई मुद्दा नहीं था। वैसे भी अब काफी सुरक्षित था, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वीर और दुष्यंती बाकी 4 महिलाओं के साथ एक हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंचे। ये हेलीकॉप्टर नमिता ने कासिम की जगह से मंगवाया था, जब एकाकी भेड़िया लड़ाका दल ने आन्या का अपहरण, किडनैपिंग किया था। इसे पास में ही पार्क किया गया था ताकि सुविधा और इस्तेमाल में आसानी हो। जैसे ही वीर के आदेश बाहर गए, बाद देश की पूरी स्थिति एक बार फिर कांप उठी।
खासकर प्रताप को दी गई चेतावनी ये सार्वजनिक रूप से जारी की गई थी, जिससे हर कोई चौंक गया और हैरान रह गया। सिंघानिया ग्रुप करना क्या चाहता है? क्या वे मौजूदा फायदों से ज़्यादा चाहते हैं और एक और भी बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं? देश के लगभग सभी वैध कारोबार सिंघानिया ग्रुप के हाथों में हैं। क्या वे हथियारों के कारोबार को भी शामिल करना चाहते हैं? अगर प्रताप ने नाइट कैट स्क्वाड का पीछा करना जारी रखा तो सिंघानिया ग्रुप युद्ध की घोषणा कर देगा। क्या ये बहुत ज़्यादा दबदबे वाला नहीं है? सीधे प्रताप को नज़रअंदाज करना। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रताप पर नाइट कैट स्क्वाड के कई हमलों के पीछे सिंघानिया ग्रुप का हाथ है ताकि प्रताप की ताकतों को मिलाया जा सके? एक के बाद एक सवाल देश की सभी ताकतों के दिमाग में भर गए। इस समय सिंघानिया ग्रुप निस्संदेह देश के व्यापार जगत का लीडर था। न केवल व्यापारी सिंघानिया ग्रुप की हर हरकत पर लगातार नजर रख रहे थे, बल्कि दूसरे भी करीब से ध्यान दे रहे थे। लगता है सिंघानिया ग्रुप संतुष्ट नहीं है और सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। कई लोग विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे। कोई नहीं जानता था कि वीर ने इतनी निर्णायक कार्रवाई क्यों की, और अनगिनत अटकलें स्वाभाविक रूप से तर्क के दायरे में थीं। मौजूदा सिंघानिया ग्रुप, भले ही प्रताप हथियारों को नियंत्रित करता हो, सशस्त्र बलों के मामले में खुद को संकट में पाएगा। हर्षद और जयदीप ओबरॉय पिछले उदाहरण हैं। उच्च स्तरीय शक्ति के सामने अधीनस्थ बल कम महत्वपूर्ण लगते हैं। एपिसोड 447 जिंदगी दांव पर। सिंघानिया ग्रुप, वे हमारे नीचे की विशाल शक्ति बनना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से छोटी नहीं है। कासिम, यावर और फरहाद ने इस तरह आह भरी। मौजूदा देश में केवल 3 लोग ही सिंघानिया ग्रुप के सामने ऐसी बातें कह सकते थे। हालांकि कासिम सिंघानिया ग्रुप के कामों के पीछे के इरादों को जानता था, लेकिन उसके दिल में कुछ चिंताएं थीं। इस स्थिति में सिंघानिया ग्रुप का बड़ा होना ठीक है, लेकिन अगर वे उम्मीदों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यह उसके लिए खतरा कैसे नहीं होगा। हालांकि उसके पास बहुत कम विकल्प थे और वह केवल सिंघानिया ग्रुप के साथ खड़ा हो सकता था। प्रताप की शक्ति की तुलना में उसने सिंघानिया ग्रुप के साथ घनिष्ठ साझेदारी स्थापित करना पसंद किया। यावर और फरहाद के पास मूकदर्शक बनकर स्थिति को विकसित होते देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि वे ये भी समझते थे कि अगर सिंघानिया ग्रुप ने हथियारों के व्यापार को नियंत्रित कर लिया तो उनके हितों को भी नुकसान होगा, और तब तक यह उनके लिए एक बड़ी आपदा होगी। प्रताप के हथियारों के समर्थन के बिना और कासिम के सिंघानिया ग्रुप के इतने करीब आने के साथ यह एक अच्छा संकेत नहीं है। भविष्य में और अधिक हथियार प्राप्त करना बेहद मुश्किल होगा और वे कासिम के सामने नुकसान में होंगे। लेकिन दोनों ने खुले तौर पर कुछ भी अत्यधिक करने की हिम्मत नहीं की, और निश्चित रूप से उनके मन में सिंघानिया ग्रुप से जल्दबाजी में दुश्मन बनने का विचार नहीं था। मुझे उम्मीद है कि सिंघानिया ग्रुप की महत्वाकांक्षा और बड़ी होती जाएगी ताकि कासिम आशंकित हो। इस तरह देर सबेर सिंघानिया ग्रुप कासिम के साथ विपरीत खेमे में खड़ा होगा और तभी हमारा अवसर आएगा। यावर और फरहाद को ऐसी उत्सुक उम्मीदें थीं। प्रताप गुस्से से लगभग पागल हो गया था। ऑफिस में चीजें तोड़ रहा था जबकि उसके आसपास के लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हैं क्या वो लोग? वीर और आन्या सिंघानिया किस खेत की मूली हैं? प्रताप ने अंतहीन रूप से शाप दिया। घटिया चालें चलकर उन्होंने हर्षद और जयदीप ओबरॉय के इलाके पर कब्जा कर लिया और अब वे हमारे दुश्मन बनने का सपना देख रहे हैं। सरासर पागलपन है। अगर उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया तो मैं सिंघानिया ग्रुप के साथ आर पार की लड़ाई करूंगा। लगातार हमले करूंगा ताकि सिंघानिया ग्रुप को शांति के दिन न मिलें। फिर देखते हैं कि वे क्या कर पाते हैं। प्रताप पहले से ही गुस्से में था और उसने जो कहा वह जल्दबाजी में कहे गए शब्द थे। वह जानता था कि अगर उसने आमने सामने दुश्मनी मोल ले ली तो नुकसान अकल्पनीय होगा, जिसे वह देखना नहीं चाहता था लेकिन चुनने के लिए मजबूर था। अगर वह सिंघानिया ग्रुप की आकस्मिक टिप्पणियों के कारण कुछ नहीं करता तो वह प्रताप नहीं होता। अब क्या करें? एक कंपनी के लीडर ने प्रताप के भाव थोड़े बेहतर देखकर सावधानी से पूछा। सिंघानिया ग्रुप की मौजूदा गति के साथ सीधी टक्कर एक बड़ी गलती होगी। बड़ी गलती? मेरे पैर की जूती। मैं इस बकवास पर विश्वास करने से इनकार करता हूँ। क्या सिंघानिया ग्रुप अभी भी आसमान में कूद सकता है? प्रताप ने थोड़ी देर तक हंगामा किया, अपने दिल का गुस्सा निकाला और फिर उदासी से कहा, कासिम किसी काम का नहीं है, वह आंखें मूंद लेता है, मेरी मदद नहीं करता और बस मुझे सिंघानिया ग्रुप का विरोध करते हुए देखता है। ये वाकई घिनौना है, उसके दिल को माफ नहीं किया जा सकता। अपनी जुबान पर लगाम दो, अपनी जुबान पर लगाम दो। एक व्यक्ति ने चेतावनी दी, अंदर ही अंदर नाराजगी जताते हुए, अगर तुमने बट्टू की बहन को मार मार कर नहीं मारा होता तो आज यह आपदा नहीं होती। आत्मनिरीक्षण के बिना दूसरों को दोष देना वाकई अनुचित है। अगर मरने वाले हमेशा की तरह आम लोग होते तो ठीक था, लेकिन अब जो मरे हैं वे खतरनाक लोग हैं। अगर तुमने दूसरों की तारीफ करने और अपनी ताकत कम करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा।
प्रताप ने अपने आसपास के लोगों को डांटा और जब सब शांत हो गए तो उसने क्रोकोडाइल को एक आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके नाइट कैट स्क्वाड के लोगों को ढूंढो और उन्हें मेरे लिए मार डालो। अगर सिंघानिया ग्रुप लोगों को बचाना चाहता है तो लाशें भी मत छोड़ना। अगर तुम ये काम पूरा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन क्रोकोडाइल कुछ कहना चाहता था, लेकिन प्रताप ने पहले ही फोन काट दिया था। डैम इट, क्रोकोडाइल गुस्से से अपने पैर पटक रहा था। वो एक मुश्किल स्थिति में था और उसके पास प्रताप के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इससे भी बदतर, वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी के लोगों ने पहले ही उसके लोगों पर हमला कर दिया था, जिससे नाकाबंदी में बड़ी मुश्किल हो रही थी। भले ही वीर और अन्य लोग घटनास्थल पर नहीं पहुंचे थे, कुछ लोग वीर के आदेश के तहत तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ पहले से ही घटनास्थल पर थे, अंदर और बाहर से काम कर रहे थे, जो क्रोकोडाइल और उसके आदमियों के लिए कोई छोटा खतरा नहीं था। सौभाग्य से वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी के पास कम लोग थे, वरना क्रोकोडाइल की तरफ से पूरी तरह से ढह जाती। अपने कानों में गूंजती गोलियों की आवाज और संघर्ष और लड़ाई के फैलने को सुनते हुए क्रोकोडाइल की आंखें उदासी से भर गईं। डैम इट, नाइट कैट स्क्वाड के छिपने की जगह खोजना बेहद मुश्किल है। क्रोकोडाइल ने अनिच्छा से शाप दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि जितना लंबा समय खींचेगा उसके लिए उतना ही खतरनाक होगा। ये बहुत संभव है कि वह वीर द्वारा मारा जा सकता है, इसलिए चिंता करना स्वाभाविक था। भले ही वीर यहाँ पहुंच जाए, कम से कम आधा घंटा लगेगा। चलो जोखिम उठाते हैं। भले ही हमें मौत का सामना करना पड़े, हमें प्रताप के आदेशों को पूरा करना होगा। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद क्रोकोडाइल ने आखिरकार अपना मन बना लिया और अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया, तुम मेरे साथ लक्ष्य की तलाश में आओ। हमारे पास और आधा घंटा है। हमें नाइट कैट स्क्वाड के लोगों को मारना होगा, दूसरों को रक्षा की एक पंक्ति स्थापित करने और वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी के लोगों पर जवाबी हमला करने दो। अगर नाइट कैट स्क्वाड के लोग मिल जाते हैं तो हर कीमत पर लक्ष्यों पर हमला करो। यस, आसपास के सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इस प्रकार क्रोकोडाइल ने नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने को ट्रैक करने के लिए कुलीन लोगों एलीट्स की एक टीम का नेतृत्व किया, जबकि अधिक लोगों ने घुसपैठियों को खदेड़ने पर अपने हमले के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। गहरे भूमिगत एक अंधेरे और नम गोदाम में बट्टू और साशा के साथ 4 अन्य लोग मौजूद थे। भले ही चारों लकी के कवर की बदौलत अस्थायी रूप से क्रोकोडाइल की हत्या से बच रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर बड़ी संख्या में दुश्मन दिखाई दिए और उन्होंने भागने का अवसर खो दिया। असहाय होकर वे केवल छिपने के लिए एक छिपी हुई जगह पा सके। उसकी चोट कैसी है? बट्टू ने पूछा, उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं। ये सब हमारी लापरवाही है जिसके कारण लकी की लड़ाई में मौत हो गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अगर हम उसे समय पर नहीं बचा पाए तो मुझे डर है कि यह खतरनाक है। गंभीर खून की कमी, जीवन अस्थायी रूप से सुरक्षित है। अगर उसके अंदर की गोली नहीं निकाली गई तो स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। साशा ने अपने साथी को टूटी हुई मेज पर सांस लेने के लिए संघर्ष करते देखा और उसका चेहरा दुख से भर गया। अब दुश्मनों के साथ कड़ी गश्त के साथ हम सब यहाँ मर सकते हैं, बट्टू ने सच कहा। मौजूदा स्थिति में नाइट कैट स्क्वाड के शेष 4 लोगों के लिए यह वास्तव में बेहद खतरनाक था। एपिसोड 448, आखिरी हमला। नाइट कैट स्क्वाड बाहर की स्थिति से अनजान था। सिंघानिया ग्रुप ने सार्वजनिक रूप से उनकी सुरक्षा की घोषणा की थी। ये खबर उनके लिए भगवान के भेजे हुए वरदान जैसी थी। दुर्भाग्य से अब तक वे ये जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए थे। वे चारों पहले ही निराशा में डूब चुके थे। एक असफलता का मतलब हो सकता है कि वे एक जानलेवा स्थिति का सामना कर रहे थे। खासकर जब उनमें से एक गंभीर रूप से घायल था, तो उन चारों पर एक बार फिर एक भारी साया मंडरा रहा था। अगर यह खिंचता रहा तो वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे और एक और सदस्य जल्द ही उनके भाग्य का अनुसरण कर सकता है। ये सब मेरी गलती है। अगर यह मेरी बहन का बदला लेने के लिए नहीं होता तो हम अब इस स्थिति में नहीं होते। बट्टू ने खुद को बहुत कोसा। इस बात के बावजूद कि प्रताप को भारी कीमत चुकाने का सर्वसम्मत निर्णय था, उनकी अपनी कीमत भी छोटी नहीं थी। तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम हमेशा एक साथ आगे बढ़े हैं और पीछे हटे हैं। बेफिक्र और आज़ाद, तुम्हारी बहन का बदला हमारा बदला भी है, ये तो पक्का है। बट्टू के अलावा चारों में से लंबे आदमी ने शातिर तरीके से कहा, हमें जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये थी कि हम इतनी जल्दी क्रोकोडाइल से भिड़ जाएंगे। अगर थोड़ी देर हो जाती तो हम प्रताप की सेना को एक महत्वपूर्ण झटका दे सकते थे। बेकार की बातें न करें। चलो इस दुर्दशा से बचने का कोई रास्ता खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। साशा ने बड़बड़ाया, मुझे डर है कि अब कोई रास्ता नहीं है। अगर वह ठीक होती तो ठीक होता, लेकिन लंबे आदमी ने अपने पहले से ही बेहोश साथी पर एक नज़र डाली और अनिच्छा से कहा, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। हम उसे उठाकर लड़ नहीं सकते। अगर हमारा सामना संघर्ष से होता है तो हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा।
वे उसे उठा नहीं सकते थे, नहीं वे अपने साथी को छोड़ सकते थे। ये वास्तव में एक दुविधा थी। लकी पहले ही मर चुका है। भले ही हम मर जाएं, हम उसे नहीं छोड़ सकते, बट्टू ने पुष्टि की। इसी पल बाहर वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी और क्रोकोडाइल की सेना के बीच लड़ाई की आवाजें उनके कानों तक पहुंची। लड़ाई कैसे हो सकती है? बट्टू ने ध्यान से सुना, हैरान होकर कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय हमारे पास कोई मदद नहीं आ सकती। इसके अलावा हमारे पास कोई मदद है ही नहीं। बाहर की सेनाएं सब प्रताप के लोग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने प्रताप की सेना से लड़ाई मोल ली हो? हम इसके बारे में बहुत ज्यादा परवाह नहीं कर सकते और हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। चलो चुपचाप यहाँ छिपें और इस जानलेवा परीक्षा से बचने की उम्मीद करें। साशा अपनी आंखों में निराशा को छिपा नहीं सकी। बाहर जो कुछ भी हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा शिकार करने वाले चले जाते हैं, तो शायद हमारे पास उम्मीद की एक किरण हो। वरना हम केवल छिप सकते हैं और किसी भी पल लड़ने के लिए तैयार रह सकते हैं। नाइट कैट स्क्वाड को गहराई से पता था कि कोई उनकी मदद करने नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने उम्मीद की एक झलक भी नहीं पाली। और अधिक सुराग लीक होने से रोकने के लिए कोई भी स्थिति का पता लगाने के लिए बाहर नहीं गया। जल्द ही लगभग आधा घंटा तेजी से यूं ही बीत गया। वीर और दुष्यंती 5 महिलाओं के साथ हेलीकॉप्टर से उतरे, संघर्ष क्षेत्र के किनारे पर पहुंचे। उन्होंने अपने अधीनस्थों को हमला रोकने का आदेश दिया। उसके आने से पहले उन्होंने सिर्फ क्रोकोडाइल और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एक हमला किया था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब तक वह 5 महिलाओं के साथ काम करता, वे जल्दी से साशा का शिकार करने वालों को ढूंढ सकते थे। जैसे ही क्रोकोडाइल की सेना हैरान थी कि दुश्मन ने हमला क्यों बंद कर दिया, लड़ाई की एक नई लहर शुरू हो गई। बिना किसी बड़े पैमाने के संघर्ष के वीर और 5 महिलाओं ने क्रोकोडाइल की सेना द्वारा स्थापित रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। एक जबरदस्त ताकत, अक्रासन ताकत के साथ उन्होंने दुश्मनों को नष्ट कर दिया और उनके रास्ते में आने वालों को खत्म कर दिया और आसानी से रक्षा पंक्ति के अंदर प्रवेश कर गए। क्रोकोडाइल की तरफ के लोग इतने हैरान थे कि बोल नहीं पा रहे थे। जो मर गए थे उनके अलावा जिन्होंने वीर और दूसरों को अंदर घुसते देखा, वे सभी बहुत चौंक गए। वीर और दूसरों ने जो शक्ति प्रदर्शित की, वह वास्तव में भयानक थी, जिसने उन्हें चकित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। अलग अलग काम करो। अगर तुम्हें लक्ष्य मिल जाए तो मुझसे जल्दी संपर्क करना। वीर सड़क पर खड़ा होकर 5 महिलाओं से सपाट लहजे में बोला। हम 5 महिलाओं ने सिर हिलाया और फिर तेजी से आगे बढ़ गईं। वीर भी हरकत में आ गया। केवल साशा को जल्द से जल्द खोजने से ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती थी, अन्यथा अगर वह देर से आता तो अप्रत्याशित बदलाव वास्तव में हो सकते थे, जो तब परेशानी भरा होता। संघर्ष का रुकना एक उपयोगी उद्देश्य पूरा कर गया। एक बार जब नाइट कैट स्क्वाड का पीछा करने वाले लोग लड़ाई में शामिल हो जाते, तो आवाज उनकी सटीक स्थिति बता देती। क्रोकोडाइल और दूसरों ने सावधानी से खोज की, फिर भी उन्होंने नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने की खोज कर ली। उस गोदाम के बाहर जहां साशा और अन्य छिपे हुए थे, क्रोकोडाइल ने ठंड से आदेश दिया, हमें दुश्मन को एक झटके में खत्म करना होगा और कोई घटना नहीं होनी चाहिए, वरना प्रताप के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा और यह मेरे या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। खासकर अब सिंघानिया ग्रुप के लोग पहले से ही हमारे आसपास हैं, हम कोई गलती नहीं कर सकते। यस। क्रोकोडाइल के बगल में मौजूद लोगों ने अपना गोला बारूद जांचा और नाइट कैट स्क्वाड के ठिकाने पर एक भयंकर हमला बोल दिया, सभी दिशाओं से हमला करते हुए। र गोलियों की गर्जना ने एक जगह को चकनाचूर कर दिया, जिससे वीर और दूसरों को पीछा करने के लिए एक जगह मिल गई। जैसे ही क्रोकोडाइल और उसके आदमियों ने एक निडर दृढ़ संकल्प के साथ एक हमला शुरू किया, वीर और अन्य लोग उड़ने की गति से गोदाम के पास पहुंचे। नाइट कैट स्क्वाड द्वारा चुना गया गोदाम 2 रास्तों के अलावा सब डेड एंगल थे, जिससे उन्हें प्रभावी निशाना लगाने के अवसर मिले, अन्यथा वे क्रोकोडाइल के एक भी हमले का सामना नहीं कर पाते और उनका काम तमाम हो जाता। अपने घायल साथी को एक सुरक्षित स्थान पर छिपाने के बाद तीनों ने 2 रास्तों को अवरुद्ध कर दिया और अपना अंतिम जवाबी हमला शुरू कर दिया। वास्तव में यह अंतिम जवाबी हमला था। अगर उनकी गोलियां खत्म हो जाती तो वे अनिवार्य रूप से मृतकों की आत्मा बन जाते। क्रूर लड़ाई ने क्रोकोडाइल की तरफ महत्वपूर्ण हताहतों का कारण बना और बट्टू साशा के साथ भी एक दयनीय स्थिति में थे। क्रोकोडाइल ने अपनी नज़र में लाशों पर एक नज़र डाली और दहाड़ा, बट्टू साशा, घिरे हुए जानवरों की तरह लड़ना बंद करो। अगर तुम में कोई गरिमा बची है तो तुम्हें प्रायश्चित के रूप में आत्महत्या कर लेनी चाहिए। इस तरह तुम कम से कम कुछ गरिमा के साथ मर सकते हो। अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो तुम मरना चाहोगे लेकिन मर नहीं पाओगे, और जीना चाहोगे लेकिन जी नहीं पाओगे। उसका सबसे जरूरी विचार नाइट कैट स्क्वाड को खत्म करना था, जिससे वीर और दूसरों को उन्हें बचाने का कोई मौका न मिले। अगर वह नाइट कैट स्क्वाड को नहीं मार सका तो यह एक अपमान होगा,
प्रताप निस्संदेह इसके बारे में पागल हो जाएगा और शायद उसे मारने के बारे में भी सोचेगा। ऐसे विचारों के कारण वह चिंतित कैसे नहीं हो सकता था। बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो हम पर हमला करो, बट्टू चिल्लाया। मारो। क्रोकोडाइल की आंखें कठोर हो गईं जब उसने अपने आदमियों को हमले की अंतिम लहर शुरू करने का नेतृत्व किया। वास्तव में ये हमले की आखिरी लहर थी। क्रोकोडाइल ने सभी को चार्ज करने का आदेश दिया और नाइट कैट स्क्वाड अब और नहीं टिक सकता था। और ठीक इसी पल वीर गोलीबारी की जगह पर सबसे पहले पहुंचा। एपिसोड 449 संकट में वरदान। क्या मेरा नाइट कैट स्क्वाड इस तरह खत्म हो जाएगा? बट्टू ने गोदाम में घुसते दुश्मनों को देखा, उसका दिल बेहद दुख से भर गया। उसे खुद से नफरत हो रही थी, अगर वह न होता तो नाइट कैट स्क्वाड का ये हश्र न होता। डरने की क्या बात है, मौत ही तो है, डरने की क्या बात है, लंबे आदमी ने निडर होकर कहा। मर भी गए तो कुछ दुश्मनों को साथ लेकर मरेंगे। साशा के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी, उसकी खूबसूरत आंखों में गहरा गुस्सा और साथ ही एक न छोड़ी जा सकने वाली लालसा और यादें थीं। दुश्मनों को पास आते देख, जबकि उनकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं, तीनों के दिलों में अनिवार्य रूप से उतार चढ़ाव आया। मुझे माफ करना, यह मैं हूं जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया, मैं पहले जाता हूं। बट्टू ने धीमी दहाड़ लगाई, खड़ा हुआ, ट्रिगर दबाया और आखिरी कुछ गोलियां गुस्से से दुश्मनों पर दाग दी। जैसे ही दुश्मनों ने होश संभाला और बट्टू पर अपनी बंदूकें तानने की तैयारी की, दो अलग अलग दिशाओं से गोलियों की घनी बौछार हुई और क्रोकोडाइल की तरफ के लोगों के दो बड़े झुंड तुरंत गिर पड़े। यह क्या हो रहा है? साशा और लंबे आदमी ने थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया दी, लेकिन बट्टू की तरह ही किया। हालांकि उनकी नजरों के सामने जो हुआ उससे वे हैरान रह गए कि क्या हो रहा है। वीर ने पहले गोली चलाई, दूसरी दिशा से दुष्यंती ने भी गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे गतिरोध पूरी तरह टूट गया। जल्द ही अन्य 5 महिलाएं तेजी से गोदाम के बाहरी इलाके में पहुंची, प्रत्येक ने एक लक्ष्य पर निशाना साधा और एक भयंकर हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले का सामना करते हुए क्रोकोडाइल के आदमी भौंचक के रह गए, हर तरफ हताहत थे, पीड़ा की चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं। जलते हुए युद्ध क्षेत्र की तुलना में बट्टू, साशा और लंबा आदमी हैरान थे, शक और भ्रम से भरे हुए। क्या वे हमारी मदद करने आए हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? किसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो प्रताप से दुश्मनी मोल ले? इसके अलावा हमारे ऐसे कोई अच्छे दोस्त नहीं हैं। यह असंभव है कि कोई हमारी मदद के लिए आए। तीनों के पास अनगिनत अनुत्तरित प्रश्न थे, वे लगभग अवाक थे। वो है, ये वो कैसे हो सकता है? फिर वीर को एक खूनी रास्ता बनाते और गोदाम में घुसते देख तीनों ने आश्चर्य से कहा। बेशक वे वीर को जानते थे, यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि वे पहले सिंघानिया ग्रुप के दुश्मन थे। अब भी बात देश में शायद ही कोई ऐसा हो जो सिंघानिया ग्रुप के उदय के बारे में न जानता हो, जहां वीर और आन्या प्रमुख व्यक्ति हैं। वीर ने जबरदस्त ताकत के साथ गोदाम में सभी को मार डाला, फिर साशा और दूसरों की ओर चला गया। बाहर दुष्यंती और 5 महिलाओं ने क्रोकोडाइल के आदमियों को पूरी तरह से डरा दिया था। गोलीबारी धीरे धीरे कम हो गई, क्रोकोडाइल ने पीछे हटने का नेतृत्व किया। अगर वे नहीं भागते तो वे यहीं फंस जाते, तो वे जल्दी कैसे नहीं भाग सकते थे? मौत का सौदागर, यह मौत का सौदागर यहाँ क्यों है? क्या यह इसके लायक है? ये सिर्फ कुछ हैकर्स हैं, क्या व्यक्तिगत रूप से आने का जोखिम उठाना जरूरी है? क्रोकोडाइल ने भागते हुए सोचा, उसने वीर की आकृति देखी थी। वीर की शक्ति को जानते हुए उसे अपनी वापसी पर प्रताप के साथ होने वाले परिणामों की चिंता नहीं थी, प्राथमिकता पहले भागना था। तुम ठीक हो? वीर साशा के पास पहुंचा, चिंता से पूछा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? साशा ने खुद की ओर इशारा किया, ये सुनिश्चित करने के लिए पलकें झपकाईं कि उसके विचार भ्रमित नहीं थे। बट्टू और लंबे आदमी ने साशा को देखा, एक स्पष्ट उत्तर मन में आया। वीर और साशा का कोई संबंध था, इसीलिए उसने मदद का हाथ बढ़ाया। वास्तव में खुले तौर पर प्रताप की अवहेलना करना कुछ ऐसा था जो केवल सिंघानिया ग्रुप ही कर सकता था। इस समय दुष्यंती और 5 महिलाएं गोदाम में चली गईं, उनकी निगाहें साशा पर खुशी से भरी थीं। उन्हें चिंता थी कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति साशा थी, उसकी बहन शिखा मेनन को सुरक्षित देखकर उन्हें राहत मिली। ऐसी निगाहों ने न केवल साशा को हैरान किया, बल्कि बट्टू और लंबा आदमी और भी हैरान थे। उनके दिमाग अनगिनत अनुत्तरित सवालों से भरे थे। क्या हो रहा है? स्थिति क्या है? साशा इन लोगों को नहीं जानती, फिर भी उसकी चिंता इतनी स्पष्ट क्यों है? मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं, पहले हमारे साथ चलो और मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, वीर ने शांति से कहा। तुम में से क्या कोई घायल नहीं है? वे कहाँ हैं? जल्दी से उन्हें ढूंढो और चलो एक साथ चलें। उनकी घबराहट में दुष्यंती ने घायल नाइट कैट स्क्वाड सदस्य को उठाया और समूह चला गया। डॉट 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 क्रोकोडाइल ने स्थिति की सूचना प्रताप को दी।
क्रोकोडाइल के भागने के साथ दूसरे भी पीछे हट गए, वीर को रोकने में असमर्थ, इसलिए अपनी मौत से मिलने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वीर की भयानक प्रतिष्ठा ने सभी को गहरी आशंका में छोड़ दिया। उनके जैसे छोटे मोटे लोग उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। क्या उन्हें बचा लिया गया? प्रताप क्रोकोडाइल की खबर का इंतजार करते हुए पहले से ही बेचैन था और उसे सुनकर गुस्से से फट पड़ा, उग्र रूप से गरजते हुए। वीर, वह कमीना, वह मेरे खिलाफ जाने पर तुला हुआ है। डैम इट, बहुत डैम इट। नाइट कैट स्क्वाड ने उसे काफी नुकसान पहुंचाया था और अंत में वह दुश्मन को खत्म नहीं कर सका। उसके लिए ये चेहरे पर एक जलते हुए थप्पड़ की तरह महसूस हुआ, जिससे तीव्र शर्मिंदगी हुई। हालांकि स्थापित तथ्यों के सामने वह उन्हें कैसे पलट सकता था? यह असंभव है और कोई मौका नहीं है। लेकिन इस अपमान को इस तरह स्वीकार करना, ये कैसे संभव हो सकता है? अगर यह बदला नहीं लिया गया तो वह बाद देश में कैसे खड़ा रह सकता है? डैम इट, वीर, आन्या सिंघानिया, मैं सिंघानिया ग्रुप को बाद देश में पूरी तरह से गायब कर दूंगा। मुझे नाराज करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें एक दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। प्रताप ने पागलों की तरह दहाड़ा। हेलीकॉप्टर पर वीर ने घायल नाइट कैट स्क्वाड सदस्य की साधारण देखभाल की। साशा, बटू और लंबा आदमी केवल चुपचाप बैठ सकते थे, अपने सवाल नहीं पूछ रहे थे। सौभाग्य से चोटें गंभीर नहीं थीं। एक बार वापस आने पर कुछ आराम, खून की पूर्ति और पोषक तत्वों के साथ ये ठीक हो जाना चाहिए। साशा का दिल बेहद उलझन में था, शांत नहीं हो पा रहा था। सिर्फ वही नहीं, बट्टू और लंबा आदमी भी भावनात्मक रूप से उथल पुथल में थे। कौन सोच सकता था कि सिंघानिया ग्रुप पर उनके हमले के दौरान संहारक की पहचान उजागर होने के डर से वे जल्दबाजी में पीछे हट जाएंगे। फिर भी अब सिंघानिया ग्रुप के इतने करीब हैं और सिंघानिया ग्रुप उनके बचाने वाले भी बन गया। घर लौटने के बाद बट्टू और लंबा आदमी घायल साथी के साथ रहे, तत्काल उपचार कर रहे थे। वीर दबे हुए संदेहों के साथ साशा के गहरे भ्रम को शांत करने में असमर्थ आन्या से मिलने गया। एपिसोड 450। एक असहनीय बुरी खबर। शिखा मेनन की मौत के बारे में आन्या को कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। उसके मन में शिखा मेनन उसके लिए एक बहन की तरह थी और वह स्वाभाविक रूप से साशा के प्रति भी वही भावनाएं रखती थी। हालांकि साशा उससे काफी दूर थी, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसे विश्वास था कि कुछ समय साथ रहने के बाद साशा धीरे धीरे ढल जाएगी और धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार कर लेगी कि शिखा मेनन पहले ही मर चुकी है। वीर ने उस समय शिखा मेनन की मौत को अपनी आंखों से देखा था, जिससे उसके दिल में एक गांठ बन गई थी। वह शिखा मेनन को नहीं बचा सका और इसलिए बहुत व्यथित महसूस कर रहा था। साशा कुछ नहीं जानती थी और वीर और आन्या की कोमल आंखों को देखकर वह काफी असहज महसूस कर रही थी। अजनबी मत बनो, अब से मैं तुम्हारी बहन हूँ। आन्या ने साशा को बैठने के लिए खींचा और धीरे से कहा, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं। जो कुछ भी पूछना चाहती हो बेझिझक पूछो। लगता है मैं तुम लोगों को नहीं जानती, है ना? साशा ने शक से भरकर अचानक कहा, तुम्हारे इरादे क्या हैं? बस साफ साफ बोलो। हालांकि तुमने हमारी जान बचाई है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि नाइट कैट स्क्वाड तुम्हारे लिए काम करे तो यह नामुमकिन है। उसने अपनी बातों पर सावधानी से विचार किया और फिर बेबाकी से अपने विचार व्यक्त किए। आभार था, लेकिन नाइट कैट स्क्वाड को उनके सिद्धांतों के खिलाफ काम करने के लिए कहना सवाल से बाहर था। नाइट कैट स्क्वाड को कई शक्तियों द्वारा भर्ती करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्हें हमेशा खारिज कर दिया गया। किसी के अधीन काम करना आज़ाद रहने की तुलना में बहुत कम मुक्तिदायक था। हालांकि पूरी सुरक्षा नहीं थी, लेकिन जब तक वे सावधान रहते थे तब तक ठीक था। सिंघानिया ग्रुप अब बहुत बड़ा है, यही सबसे बड़ा कारण था जो साशा सोच सकती थी कि वीर ने उसे क्यों बचाया। इस तरह ये सीधे सिंघानिया ग्रुप के नेटवर्क सिस्टम को मजबूत करेगा, जिससे अन्य कंपनियों के नेटवर्क में घुसना और प्रतिस्पर्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा। किसी भी कंपनी को कुशल कंप्यूटर विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, लेकिन हैकर्स जरूरी नहीं कि किसी कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। अंडरवर्ल्ड में स्वतंत्र रूप से घूमना, दूसरों के रहस्यों में महारत हासिल करना और जो कुछ भी उन्हें चाहिए उसे आसानी से हासिल करना। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि वीर और आन्या के उसकी इतनी परवाह करने का कारण उसकी बहन थी। तुम ज्यादा सोच रही हो, हम तुम्हें जानते हैं, लेकिन शायद तुम हमें नहीं जानती, आन्या ने धीरे से समझाया। साशा ने बीच में टोका, चापलूसी बंद करो। अगर तुम्हारा कोई मकसद है तो बस सामने आओ। बादेश में तुम्हारी प्रतिष्ठा तुमसे पहले पहुंचती है। तुम दोनों को न जानना मुश्किल है। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे बारे में जानती हूँ। सच कहूँ तो भारत में वापस हमें यश मेहरा ने सिंघानिया ग्रुप पर हमला करने के लिए बुलाया था, इसलिए हम कुछ हद तक दुश्मन जैसे हैं। उसने ये देखने के लिए कहा कि दूसरी तरफ क्या प्रतिक्रिया होती है। अपनी भारी सतर्कता और शत्रुता के बावजूद वो अंदर से अभी भी अनिश्चित महसूस कर रही थी। आखिर उसके सामने बैठे दो लोग हल्के में लेने वाले नहीं थे, खासकर वीर, जिसे कई लोग मौत का सौदागर कहते थे।
आन्या ने सोचा कि शिखा मेनन की खबर का उल्लेख करना बहुत अचानक होगा, इसलिए उसने धीरे धीरे बात करने का इरादा किया। फिर भी साशा की अस्थिर शत्रुता को देखकर उसने लाचारी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने मेरी कंपनी पर हमला किया था, लेकिन यह एक छोटी सी बात है, ये सब अतीत में है, उल्लेख करने लायक नहीं है। उसे भी नज़रअंदाज किया जा सकता है। साशा ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मैंने कहा है कि यह एक मामूली मुद्दा है। आन्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। वीर की एक नज़र के साथ उसने फिर ईमानदारी से कहा, हम जानते हैं कि तुम शिखा मेनन की बहन हो। इसे ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से तुम अब भी हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं हो सकती। साशा अपना मुंह खोले खड़ी रह गई, अचानक आई खबर से स्तब्ध। उसे अचानक खुशी की एक लहर महसूस हुई जिसे वह सहन नहीं कर सकती थी, और चक्कर आ गया। उसने अधीरता से पूछा, मेरी बहन कहाँ है? उसे साफ याद था कि जब वह 15 साल की थी तो उसके माता पिता का तलाक हो गया था। वह अपने पिता के साथ विदेश चली गई, जबकि उसकी बहन अपनी मां के साथ रही। कुछ ही समय बाद उसके पिता गंभीर कर्ज में डूब गए, व्यापार में सब कुछ खो दिया और अंततः कर्जदारों के दबाव में आत्महत्या कर ली। इस वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया और अपनी प्रतिभा और रुचियों का उपयोग करके एक हैकर बन गई। वह कार्यक्रमों और कोडिंग में डूब गई, दुनिया के विशाल सागर में अपनी बहन और मां का पता लगाने की उम्मीद में। दुर्भाग्य से जब वह भारत पहुंची तो पुराना घर एक गगनचुंबी इमारत में बदल गया था, और वह नहीं जानती थी कि उसकी मां और बहन कहाँ चले गए थे। इस पल अपनी बहन के बारे में खबर सुनकर उसे होश आया और वह खुशी से अभिभूत हो गई। सारी सतर्कता और शत्रुता खो बैठी, यहाँ तक कि जिस तरह से वह वीर और आन्या को देख रही थी वो और भी मिलनसार हो गया। साशा को खुशी और उम्मीदों से भरा देखकर आन्या और वीर ने एक दूसरे को देखा। उसे बुरी खबर बताने में झिझक रहे थे, इस बात से चिंतित थे कि साशा ऐसी बुरी खबर को समझ या स्वीकार नहीं कर पाएगी। लंबे दर्द से बेहतर है छोटा दर्द, तुम्हें देर सबेर पता चल ही जाएगा, वीर ने हिचकिचाने के बाद धीरे धीरे कहा। तुम्हारी मां ने तुम्हारी बहन को पालने के लिए खुद को बीमार कर लिया और बहुत कठिनाइयां सही। जब उनकी बीमारी बढ़ी तो कोई इलाज नहीं था और कई साल पहले उनका निधन हो गया। तुम्हारी बहन का भी कुछ समय पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया। उस समय तुम्हारी बहन आन्या की सेक्रेटरी थी और वे सगी बहनों की तरह थीं। कुछ महीने पहले शिखा मेनन का अपहरण हो गया था और जब मैंने उसे बचाया तो वापसी के रास्ते में हमें एक और समूह के हत्या के इरादे का सामना करना पड़ा। मैंने अपनी आंखों से शिखा मेनन को आखिरी सांस लेते देखा, लेकिन मैं उसे बचाने में शक्तिहीन था। वीर ने सब कुछ साफ साफ समझाया। एक तरह से हत्यारे मेरे पीछे थे और नतीजतन शिखा मेनन की मौत हो गई। उसने दोष अपने ऊपर ले लिया, इस उम्मीद में कि साशा थोड़ा बेहतर महसूस करेगी। ये सुनकर साशा पहले से ही अपने आप से बाहर थी, तबाह हो चुकी थी। उसने वीर और आन्या पर एक ठंडी, कठोर नजर डाली और चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहने के बाद वह मुड़ी और चली गई, आन्या के पकड़े हुए हाथ को झटक दिया। आन्या लड़खड़ा गई, सोफे पर गिर पड़ी। उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से साशा से कम थी। इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ, उसे याद आया कि कैसे उसने अनगिनत कठिनाइयां सही थीं, खुद को ये कहते हुए कि उसे दृढ़ रहना है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह अपनी मां और बहन से फिर से मिलेगी, यहाँ तक कि अपने पिता की अनुपस्थिति में भी, जो अपने जीवनकाल के दौरान एक तरह का सहारा थे। अब उसकी मां और बहन भी नहीं थीं। उसकी दुनिया पूरी तरह से ढह गई, आगे बढ़ने की कोई हिम्मत नहीं बची। उसे अचानक लगा कि जीने की उसकी उम्मीदें गायब हो गई हैं। जिन प्यार और बंधनों को उसने संजोया था वे बहुत पहले ही जा चुके थे। निराशा, एकांत, गुस्सा और लाचारी ने उसे घेर लिया। उसकी ताकत ऐसी विनाशकारी खबर के सामने बाढ़ में रेत से बनी दीवार की तरह थी, जो धूल में मिल गई। साशा को उन्माद में बाहर भागने की कोशिश करते देख वीर ने एक उंगली बढ़ाई, जिससे साशा बेहोश हो गई।